Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. मैं आपके लिए लेके आया हूँ CDS2 2025 का इंग्लिश का कंप्लीट एनालिसिस। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो CDS2 2025 का पेपर हुआ था, उसमें हम बात करेंगे सेट ए को लेके। ठीक है, हम यहाँ बात करने वाले हैं पूरे 120 क्वेश्चंस को लेके। सारे 120 क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे और पेपर आपको समझ आ जाएगा कहाँ कहाँ से आया है। पेपर उतना मुश्किल नहीं है, जो मेरा पहले एनालिसिस है मैं बता दूं। पेपर में क्वेश्चंस को बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है, तो क्वेश्चन पेपर आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने चीज़ों को समझने की कोशिश करी या नहीं करी। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे, आराम से सारे पेपर को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको बस ये बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी कि इसके जैसा वर्ड क्या होगा। द अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज नेवरदलेस टुक द बाइलेटरल, बाई माने दो होता है, तो बाइलेटरल पोजीशन का मतलब होता है दोनों साइड वाली पोजीशन। अगर ऐसा कहा गया है तो इम्पार्शियल क्या हो जाता है कि वो पार्शियल है, यानी कि वन साइडेड है। इम्पार्शियल है, न्यूट्रल है, किधर की भी साइड नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। इंटरमिटेंट होता है, जैसे आपने सुना होगा नॉइज। इंटरमिटेंट नॉइज है, बार बार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इंटरमिटेंट नॉइज होगा। पेरिलस आता है किसके लिए, दिस वर्ड इज यूज फॉर डेंजर है, खतरनाक है। और यहाँ भी बाई आ गया, बाई पार्टीजन दोनों तरफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हम इजी की कैटेगरी में रखेंगे, डी आंसर होगा। ओके, तो बाइलेटरल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, खूब आसानी से पढ़ा वर्ड होता है कि बाइलेटरल टॉक हो रही है इंडिया और चाइना के बीच में, ऐसे केसेस में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आता है ऑल्दो शी हैड सैंपल्ड फूड from all the restaurants in the food court, she remained indefinite towards the culinary fare of her। ठीक है, तो जो culinary होता है रिलेटेड टू द फूड होता है, कुकरी होता है। तो हम बात करें इंडेफिनिट। अभी बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये कितने पढ़े हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो कैसा हो, जो मतलब आपने डेफिनिट ना कर रखा हो। भाई डेफिनिट वैल्यू है, इंडेफिनिट वैल्यू है। तो पहला वर्ड आपने यूज किया है इम्पेरियस। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है, जिसको आप कहते हो इट्स लाइक एरोगेंट इंसान होगा, इम्पेरियस होगा। ठीक है, तो एरोगेंट तो नहीं होगा। इनडिफरेंट मतलब हो जाता है नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ये बिल्कुल इंडिफरेंट है। ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है। ये इम्पेरिल्ड किसके लिए आता है, अगेन इट इज फॉर द डेंजर, खतरे के लिए आता है। और डिसइन्वेस्टेड यानी कि स्टॉप इन्वेस्टमेंट, स्टॉप कर देना किसको, इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सबको समझाएंगे, जैसे कि आपको बाद में भी जब पेपर देखना होगा तो आपको एक एक चीज़ समझ आएंगे। सेट ए होगा, तो हमने कहा डिसइन्वेस्टेड है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को रोक देना। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका बी वाला होगा, जिसका मतलब है इनडिफरेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द एटीट्यूड ऑफ द व्हेलर्स वॉज मार्क्ड बाई एंटीपैथी। ये जो वर्ड होता है एंटी, इसको हमेशा याद कर लेना, ये अपोजिट या नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है कि वो मेरा कौन है, वो मेरा एंटी है, अपोजिट है। ठीक है, तो एंटीपैथी मतलब वो मेरे लिए बुरी फीलिंग रखता है, दुश्मनी वाली, टुवर्ड्स द मैरीन लाइफ दे हैड टू एनकाउंटर, उस मैरीन लाइफ को लेके जिससे उन्हें एनकाउंटर, सामना करना पड़ता है। सिंपैथी होता है सहानुभूति, किसी के पेन को लेके, किसी की सैडनेस को लेके। ठीक है, एम्पैथी होता है जब आप फीलिंग्स को क्या करते हो, किसी की फीलिंग्स को शेयर करते हो, कि भाई मेरी तुम्हारे साथ एम्पैथी है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को शेयर करता हूँ। सिंपैथी मतलब होता है उसके दुख में दुखी हो जाना। इनडिफरेंस हो जाता है अलग थलग सा हो जाना, नॉट इंटरेस्टेड। एनिमस में जो एनिम आता है, इट इज़ फॉर द बैड, यानी कि एनिमल जैसी फीलिंग्स रखना। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, एनिमस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फैमिली वॉज रेंडर्ड डिलीजेंट ड्यू टू द क्रैश इन द शेयर मार्केट। अब ये जो वर्ड यूज किया गया डिलीजेंट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हार्डवर्क डिलीजेंट होता है। ठीक है, किस वजह से, क्रैश इन द शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में जो क्रैश हुआ है। अब यहाँ सारे के सारे जो वर्ड हैं, इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, इंडिजेंट का मतलब हो जाता है जब आप बात करते हो पुअर की। ठीक है, जब आप बात करते हो पुअर की। नेक्स्ट आता है इंट्रांसिजेंट, जिसका मतलब होता है रिफ्यूजल टू चेंज, रिफ्यूजल टू चेंज, एक आदमी मना कर देता है कि मैं बदलूंगा ही नहीं, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो इंडिग्नेंट होता है ये भी नाराज के लिए यूज किया जाता है, एंगर। ठीक है, नाराजगी से भरा हुआ।
एपैथेटिक होता है जिसके अंदर कोई भी सिंपैथी ना हो, अगेंस्ट या मतलब वही अभी बात करें ना एंटीपैथी, तो एपैथेटिक हो जाना, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट और शोइंग सिंपैथी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका इंडिजेंट हो जाएगा। वेरी पुअर विल बी द करेक्ट आंसर, कि बहुत ज़्यादा गरीब हो जाना, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या मार्क करेंगे? ए मार्क करेंगे। सेंटेंस समझ भी आ रहा है कि द फैमिली वॉज रेंडर्ड डिलीजेंट ड्यू टू द क्रैश इन द शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में क्रैश होने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ही हैड कल्टिवेटेड सच ग्रेट टेम्परेंस इन हिज पर्सनैलिटी दैट ही वॉज इम्पैशंड। अब ये जो इम्पैशंड वर्ड होता है, पैशन का अपोजिट ही है, ठीक है, इंडिफरेंट होता है, तो डिसपैशनेट हो सकता है, सामने सामने वर्ड हमें दिखाई दे रहा है कि डिसपैशनेट होगा, ठीक है ना। परफंक्ट्री क्या होता है? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डन समथिंग क्विकली, डन समथिंग क्विकली। जब आप किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से करते हो तो आप किसका यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो परफंक्ट्री वर्ड का, ठीक है। ये जो डिवॉल्व्ड वर्ड होता है, डिवॉल्व्ड वर्ड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू समबडी, किसी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी, ठीक है। डिसएम्बिगुएटेड में जो वर्ड है वो AMB आते हैं, एमबी। एमबी का मतलब होता है बोथ। जब आप दोनों तरफ की बातें करते हैं, यानी कि एक वर्ड के दो मीनिंग निकालते हैं, दो मीनिंग देते हैं, तो आप डिसएम्बिगुएटेड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फिफ्थ का क्या होगा? ए होगा, डिसपैशनेट होगा, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। The document was discerned to be a postscript. अब प्रीस्क्रिप्ट पहले, पोस्ट इसके बाद वाला होगा। Where clearly an early manuscript, manuscript क्या होता है? हाथ से लिखा गया लिख, had been replaced by the new one, जहाँ पहले ही मैन्यूस्क्रिप्ट को नई से रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। तो पोस्ट स्क्रिप्ट के लिए सिनोनिम क्या होगा? पार्चमेंट क्या होता है? तो हमें पता है ना, एक तो वो जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स होती हैं सूखी, उसके ऊपर लिखा जाना, या फिर एक तरीके का पेपर भी होता है जो पत्तियों से तैयार किया जाता है, पार्चमेंट पेपर, ठीक है। पैलिम्पसेस्ट क्या होता है? पैलिम्पसेस्ट का मतलब होता है रिमूव राइटिंग, रिमूव ओल्ड राइटिंग, ओल्ड राइटिंग को रिमूव कर देना, या हम ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं इसको रिप्लेस कर देना विद द न्यू वन। रिप्लेस ओल्ड राइटिंग विद द न्यू वन का मतलब होता है पैलिम्पसेस्ट, ठीक है। पैस्टेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिखना, मेकिंग कॉपी, बस कॉपी बनाना होता है, मेकिंग कॉपी ऑफ द वर्क, ठीक है। और ये क्या होता है? मोन्टाज। ये होता है कलेक्शन, ये होता है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट वर्क्स, जो होते हैं ना शॉर्ट वर्क्स, पोम्स, उनका कलेक्शन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? पैलिम्पसेस्ट, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि पोस्ट स्क्रिप्ट को क्या कर दिया गया? उसको रिमूव कर दिया गया, तो पैलिम्पसेस्ट होगा, यानी कि रिमूव कर देना। 6 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आइए। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ सिमुलिज्म फॉर हैविंग कॉपीड। अब ये जो सिमुलिज्म होता है, कहते हैं ना सिमुलेशंस आते हैं, किसी चीज़ को आप कॉपी करते हो, उसके जैसा करते हो, हम सिमुलिज्म में सिमुलेशंस का यूज़ करते हैं। फॉर हैविंग कॉपीड फ्रॉम समवन एल्स विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट, ओके। तो क्या आंसर होगा? देखिए, सेंसेशनलिज्म क्या होता है? जिसमें सेंसेशंस हो, आपकी फीलिंग्स की बात करता है। इंस्टीट्यूशनलिज्म मतलब इंस्टीट्यूशंस, एक किसी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, किसी इंस्टीट्यूशंस की आइडियोलॉजी को फॉलो करना। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कॉपी टेक्स्ट। ये आपने प्लेजरिज्म आपने सुना होगा कि प्लेजरिज्म का शिकार हो जाओगे, किसी के लिटरेचर की चोरी कर लेना, ठीक है, उसके लिए कहा जाता है। तो ये होता है कॉपी टेक्स्ट होगा, ठीक है। जो स्पूनरिज्म होता है, इसका मतलब होता है ये मिस्टेक्स होती हैं, वैसे ही मिस्टेक्स मेड इन टेक्स्ट में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको स्पूनरिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ये हमारा सी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। द डोमिनेटिंग मैनेजर बिहेव्ड इन अ पैटर्नल मैनर विद हिज सबऑर्डिनेट्स नॉट अलाउइंग देम टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। पैटर्नल मैनर क्या होता है? पैटर्नल मैनर का मतलब होता है कि पिता जैसे डील करता है, यानी कि ताकत के साथ डील करता है। तो प्रिम का मतलब हो जाता है मेन, यानी कि मुख्य है, या प्रिम है, डिसेंट है, कई तरीके से इसको यूज़ करते हैं ना। डेकोरेटेड है, सजा सुधरा है, कुछ क्वालिटी का, वैसे यूज़ करते हैं। पेटुलेंट हो जाता है नाराज़गी के लिए, कि जब आप कहते हो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, तो ऐसी जगह आप पेटुलेंट का यूज़ करते हैं, एनॉयड हो जाना, ठीक है। प्रीजम्पशुअस क्या होता है? इसके लिए बड़ा अच्छे से हमें यूज़ करना होगा। जैसे
इट वॉन्ट बी प्रिजम्पशियस इफ आई से समथिंग अबाउट यू। इसमें कोई गलती तो नहीं हो जाएगी यदि मैं तुम्हारे बारे में कुछ कह दूँ, होता है ना पहले से ही कहते हैं ना मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ, या इसमें कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी। और टू बी केयरफुल ऑफ वंस वर्क्स या स्पीकिंग, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और पैटर्नलिस्टिक का मतलब होता है जो पैटर्नल होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है मच टू देयर डिसअपॉइंटमेंट द टीम लीडर spared no one than a reflective glance at the draft plan drawn up by his team। मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्टिव ग्लेंस कैसा होगा, परफंक्ट्री होगा, प्रिसाइज होगा, एंगेजिंग होगा या एग्रीजियस होगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं। सबसे पहला वर्ड होता है परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जल्दी से कर देना। ठीक है, परफंक्ट्री का मतलब होता है किसी चीज़ को डन क्विकली, फटाफट फटाफट खत्म कर देना। ठीक है, प्रिसाइज हम कहते हैं ना, ये तो शॉर्ट होता है, छोटा कर देना, एंगेजिंग कर देना। एग्रीजियस होता है वेरी बैड, जैसे आपने कहा तो एग्रीजियस एरर है, यानी कि बहुत बुरा एरर है, बहुत बड़ा एरर दिख रहा है, ब्लेंडर के जैसे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, परफंक्ट्री होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव ग्लेंस दिया, रिफ्लेक्टिव होता है ना बहुत तेजी से, तो परफंक्ट्री डन क्विकली, जल्दी से उसके ऊपर नजर डाल दी ड्राफ्ट के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका हर एक्शंस वर कंसिडर सैल्यूटरी बिकॉज दे वर डन विदाउट गुड रीजन और कॉज। मतलब उनको सैल्यूटरी माना गया, क्यों, क्योंकि वो बिना किसी चीज के करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आप कह सकते हो नीड इंप्रूवमेंट, इसमें कहीं ना कहीं हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कॉजिंग इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर किसी चीज में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो समझो, पहले वर्ड दिया है इनग्रेशिएटेड, इनग्रेटिट्यूस, ग्रेटिंग। अच्छा, ग्रेटिंग तो जो होता है साउंड होती है, ग्रेटिंग साउंड होती है, जैसे किसी चीज़ का रगड़ने की आती है। गार्गेंट्यून का मतलब हो जाता है कोई चीज़ बड़ी है, बिग है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्रेट्यूटियस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है जब हम कहते हैं कि जैसे हम ऐसे समझे, ट्राई टू मेक योर सेल्फ प्लीज, मतलब आप कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हो, ट्राई टू मेक योर सेल्फ प्लीज, आप खुद को खुश को मतलब सॉरी आप खुद को अच्छा करने की कोशिश करते हो। ठीक है, कि मतलब हम कुछ अच्छा सा कर देंगे, उसके लिए आता है। और इसके क्या मतलब होता है, टू प्रेज समबडी, किसी दूसरे को प्रेज करना। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसमें जो होगा बी वाला होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नीड इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर होगा, तो द हर एक्शन कंसिडर कि सैल्यूटरी समझे जाते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो वैसे उसको यूज किया गया, तो करेक्ट आंसर आपका 10th का बी वाला होगा, ग्रेचुइटस, मतलब ट्राई टू मेक योरसेल्फ प्लीज, खुद को खुश करना, खुद को इंप्रूव करना, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। ठीक है, ग्रेटिंग साउंड होगा, गार्गेंट्यून का मतलब हो जाता है बहुत बड़ा सा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन है जिसमें हम बात करें स्पॉटिंग एरर्स को लेकर। इन हिज वेल रिकॉग्नाइज्ड स्टेंटोरियन येट अम्यूज्ड वॉइस द प्रिंसिपल डिमांडेड एन यूनिक एक्सक्यूज। देखो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, यूनिक में या की साउंड आती है, एन नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें, यहाँ पे ए आएगा, बिल्कुल सीधा सा आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी ने भी आपको पढ़ाया होगा तो आर्टिकल्स पढ़ाए होंगे, उसने जो पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं कि मैंने स्पेशल क्लास ली तो मैंने पढ़ा दिया होगा। ठीक है, आ जाइए। द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग ट्रिप टू अ फेमस लेक सिटी। ठीक है, देखो द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन, यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट शुरू होता है वेंट अराउंड द लेक, लेक के आसपास में, कि ड्यूरिंग ट्रिप, तो बेटा ट्रिप कोई से तो होगा ना, तो ड्यूरिंग द ट्रिप होगा। ठीक है, टू द फेमस लेक सिटी, यानी कि ट्रिप फिक्स्ड है, जब कोई चीज़ फिक्स्ड है। अब जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो या तो आपको आई नो अ बॉय या फिर आपको आई नो द बॉय। आई नो अ बॉय का मतलब कोई भी हो जाएगा, द बॉय का मतलब कोई डेफिनेट होगा, तो ये तो ट्रियर जो है, ट्रिप है, फिक्स्ड है, तो द ट्रिप विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए। The unfair distribution of the assets among the family members angered the more hardworking members of the family unit firm। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें जो हम कह रहे हैं ना मोर हार्ड वर्किंग मेंबर्स, अभी जो मोर हार्ड वर्किंग मेंबर्स होता है तब हो सकता है जब दो की बात हो रही हो, कि ये कम हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो मुझे इसमें हम कहने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, द मोस्ट हार्ड वर्किंग मेंबर। ठीक है, तो यहाँ सी में आंसर होगा, सुपरलेटिव क्रिया बनाओ कि द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अमंग द फैमिली मेंबर्स एंगर्ड द मोस्ट हार्ड वर्किंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली ओन्ड फर्म। तो जो मोस्ट हार्ड वर्किंग फैमिली मेंबर्स थे ना, उनको भी कर दिया गया, उनको परेशान कर दिया कि हमने ज़्यादा मेहनत की है।
गिवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इट वॉज नॉट अननेचुरल फॉर देयर टू बी बैड ब्लड अमंग द टू ऑफ देम। बिल्कुल आसान है। जब दो की बात होती है तो अमंग नहीं आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बिटवीन होगा। अमंग का यूज हम दो या दो से ज्यादा के लिए करते हैं, तो आंसर आपका सी पार्ट में होगा। प्रपोजिशन का ये क्वेश्चन है। He emphasized the need for strict discipline and compliance among the newly appointed staff. Okay? तो he emphasized, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो हमने कहा he emphasized the need for strict discipline and compliance. strict discipline and compliance की बात करते हैं किसके बीच में? among the newly appointed staff। मतलब यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि देखो ये जो न्यूली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा और कंप्लायंस होगा ये उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो अमंग बिल्कुल सही है। अगर मैं कहता हूँ कि इसको हमें उनके द्वारा कराना है तो बाई होगा, तो मैं कहूँगा कि ये सेंटेंस बेटा नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, डी आंसर है। एम्फेसाइज के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती है तो आप कह सकते हो एम्फेसाइज्ड द नीड होगा। नीड फॉर किसके लिए? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए एंड कॉम्प्लायंस के लिए। किसमें? अमंग द न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ। नेक्स्ट आते हैं। Next, the officer marveled at the low attendance, remarking on the presence of less than 20 people at work. ये जो less आता है ये किससे बना है? little से बना है। ठीक है, ये बना है little से, और little आता है हमेशा uncountable noun के साथ as a determiner, और जो few आता है उससे बना है हमारा fewer, जो आता है काउंटेबल के साथ। तो 20 पीपल काउंटेबल है तो लेस नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर फ्यूअर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आंसर किस पार्ट में हो? आंसर सी पार्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द एंटायर अटेंशन ऑफ द विजिटिंग डिग्निटीज सेंटर्ड अराउंड द क्राफ्ट वर्क ऑन डिस्प्ले। ठीक है, द एंटायर अटेंशन ऑफ द विजिटिंग डिग्निटरीज, जितने भी विजिटिंग डिग्निटरीज हैं, सेंटर्ड अराउंड नहीं होगा, सेंटर्ड ऑन होगा। सेंटर्ड का मतलब है यूज किया गया फोकस के जैसे, और फोकस किस पे होता है? फोकस ऑन होता है, किसी पॉइंट पे होता है, तो सेंटर्ड अराउंड होगा। ऑन विल बी द करेक्ट आंसर, तो आंसर आप बी पार्ट में मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वे फेयरिंग विजिटर्स टूरिस्ट who had trudged for hundreds of meters या kilometers has finally arrived at the destination। ठीक है, समझें। अ ग्रुप ऑफ होगा, कलेक्टिव नाउन है, इनका ग्रुप होगा। ठीक है, हु क्या आ गया? हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो टूरिस्ट के लिए आ रहा है। हैड ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है वॉक्ड, और कैसे वॉक्ड? जब आप पूरी तरीके से थक जाते हैं, वॉक्ड स्लोली। ठीक है, वॉक्ड, हाउ मच वॉक्ड? 100 ऑफ किलोमीटर्स। तो ये क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन नहीं आती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा हु वॉक ट्रस्ट hundreds of kilometers has finally arrived at the destination। यहाँ फॉर प्रपोजिशन नहीं आएगी, कोई पूछे क्यों तो बता सकते हैं 100 ऑफ किलोमीटर्स कितना, हाउ मच, वो दे वॉक्ड एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन नहीं लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टमल्ट अमंग द गैदर्ड स्पेक्टेटर्स रोज टू अ क्रीसेंडो अपॉन द अराइवल ऑफ देयर मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार। ये जो फेवरेट वर्ड है अगर आप इसको देखें तो ये आपका एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। भाई कैसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जिन्हें एब्सोल्यूट कहा जाता है, जैसे आपने कह दिया ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो उनके साथ मोर एंड मोस्ट नहीं लगाते हैं, तो ऑफ देयर फेवरेट सुपरस्टार होगा। मोस्ट का यूज यहाँ से हटा देंगे, बाकी सब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर किस पार्ट में होगा? आंसर सी पार्ट में होगा। ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। जब आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाते हैं तभी भी आपको समझाया जाता है कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। The listings on the menu that had been proffered by him, proffered होता है किसी चीज को प्रूफ के साथ कह देना, was selected after meticulous care and discernment with regard to taste and preference। देखो the listings आपका नाउन होगा प्लूरल, ऑन प्रपोजिशन है द मेन्यू, और द मेन्यू के बाद आ गया दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन, हैड बीन प्रॉफर्ड बाय हिम। लिस्टिंग्स प्लूरल है तो वर्ड सेलेक्टेड आफ्टर, तो वर्ड सेलेक्टेड आफ्टर नहीं होगा, वर्ड सेलेक्टेड विद मेटिकुलस केयर होगा। उन्हें अच्छे से मेटिकुलस केयर के साथ सेलेक्ट किया गया, उनको सेलेक्ट आफ्टर मेटिकुलस केयर नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका किस पार्ट में होगा? ये आपका बी पार्ट में होगा। बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है आपके फिल इन द ब्लैंक्स की। ठीक है, अक्सर एक सेक्शन आता था प्रपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल्स, नहीं प्रपोजिशन, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स भरने के लिए। ठीक है, वो इस बार भी दिया गया, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लिखा गया कि फिल प्रपोजिशन, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स है, लेकिन है आपके सामने। यहाँ भी आपको एक डिटर्मिनर ही फिल करना होगा। नॉट मेटल इज नेसेसरी सॉलिड इन इट्स नेचुरल स्टेट, तो यहाँ एनी तो आ नहीं सकता बिल्कुल भी। ठीक है, नो एनी हो सकता है, नॉट एनी कुछ नहीं है।
मेटल कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पर, ठीक है, तो आप ऑल भी नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ईच एंड एवरी में प्रत्येक की बात करेंगे तो नॉट एवरी मेटल विल बी द करेक्ट आंसर। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाएगा, ठीक है, नॉट एवरी मेटल होगा। नेक्स्ट आते हैं, द रिमाइंडर हैज़ गॉन आउट ऑन ओकेजन्स। अब देखो जो ओकेजन्स लिखा गया, अगर आप देखें तो प्लूरल लिखा गया, अगर ये प्लूरल लिखा गया है तो ऑन मोस्ट ओकेजन तो होगा नहीं, क्योंकि मोस्ट का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स हम ऐसे लिख सकते हैं, द मोस्ट ओकेजन्स होगा, आर्टिकल द लगना चाहिए, तो ये तो आंसर बना नहीं, कोई अनटोल्ड भी नहीं बनता है, फर्दर का मतलब डिस्टेंस नहीं होगा, तो ऑन सेवरल ओकेजन्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो 22 का करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू वर्क देयर कोवर्कर्स। किसी के साथ में काम करने के लिए विद प्रपोजिशन का यूज होता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन चूज शर्ट यू लाइक फ्रॉम द कलेक्शन अवेलेबल इन द शॉप। तुम चूज कर सकते हो शर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या क्या दिया है, कंफ्यूज करने के लिए विच भी दिया गया, विच एवर भी दिया गया है। तो जो विच लिखा गया ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रोनाउन, और विच एवर क्या होता है, ये होता है आपका डिटरमिनर, ठीक है। वैसे भी हम चॉइस के लिए इसका यूज करते हैं जब चॉइस कैसी होती है, लिमिटेड। वॉट एवर मतलब कुछ भी हो जाता है, व्हाट्सओएवर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका लिखेंगे विच एवर लिखेंगे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस यू कैन चूज टू कंप्लीट ईदर और कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसने कहा ईदर ये और के बाद में ये, और यहाँ लिख दिया कोर्सेज। कोर्सेज कैसा है, प्लूरल है, तो ईदर के बाद आने वाला नाउन का प्लूरल होता है जब ऐसे लिखा जाता है भाई। अगर आप ये लिखें ईदर ऑफ द कोर्सेज, तो यहाँ कोर्सेज आएगा प्लूरल, ठीक है। अगर आप सीधे सीधे ऐसे लिख गए ईदर, तो क्या आएगा, COURSE कोर्स आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कोर्सेज के लिए यहाँ डिटरमिनर जो लगेगा वो ऐसा लगेगा जिसके साथ प्लूरल आता हो। सम कोर्सेज हो सकता है, मैनी कोर्सेज, एनी कोर्सेज नहीं होगा, बोथ कोर्सेज। तो इसका मतलब सही है, ईदर दो की बात करता है, तो करेक्ट आंसर बोथ ही होगा। टू कंप्लीट ईदर या तो एक कर लो, और बोथ कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसा तो है नहीं सम के सारे कर लोगे या मैनी बहुत सारी कर लोगे, तो या तो एक कोर्स कर लो या फिर दोनों के दोनों कर लो। डी इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट आइए। अब ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने जिसमें कहा जा रहा है डेयरी है, डेयरी है और डायरी है, किसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं भाई। डेयरी हमें पता है क्या होती है, जहाँ मिल्क प्रोड्यूस होता है। डायरी होता है जो आपका हैंड रिटन रिकॉर्ड होता है। डेयरी होता है बहुत बुरा सा होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, आपने कहा शी क्वाइटली स्टोर्ड ऑल हर सेक्रेड मेमोरीज इन द प्राइवेट डेयरी। ये डेयरी में नहीं रखी जाती, डायरी में रखी जाती है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने कहा दे ऑलवेज बॉट देयर मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल डायरी। डायरी से नहीं, डेयरी से आते हैं, यानी कि ये गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट हुआ। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग वेंट ऑन एंड वर क्वाइट ड्रेरी, वो बहुत ज़्यादा ड्रेरी थी, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, यानी कि ओनली 2 करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल वर्ड थे ही नहीं, डायरी और डेयरी सबको पता है बचपन से। अगर ये भी नहीं पता है तो फिर आपको अपने ऊपर सोचने वाली बात है क्या करना है, ठीक। नेक्स्ट आइए, ये जो ब्रेड होता है, ये बालों को जब हम आपस में ट्विस्ट कर लेते हैं, ट्विल कर लेते हैं, तो उसको ब्रेड कहा जाता है, चोटी। बियर्ड माने दाढ़ी होगी, और ब्रूडिंग मतलब होता है जब आप वो जो जैसे कोई मतलब चिड़िया या बर्ड्स जब एग दे देती है तो उसके ऊपर जो बैठ के उसको सेते हैं, उस प्रोसेस को ब्रूड कहा जाता है, उस प्रोसेस को ब्रूड कहा जाता है, ठीक है। समझ आ गया, देखिए आइए। अब हमने कहा पहला, द इंजीनियर्स वर आस्किंग टू ब्रेड द रिवर। अब रिवर को तो ब्रेड नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये तो कोई आंसर नहीं बना। नेक्स्ट देखते हैं, वाइज मैन दे से ऑफन स्पोर्ट अ बियर्ड। अब बियर्ड ये हो सकता है, ठीक है ना, ऑफन स्पोर्ट अ बियर्ड, वो बियर्ड को रखते हैं। और नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है, अमंग सर्टेन एवियन स्पीसीज द मेल्स आर नोन टू ब्रूड, को जाना जाता है ब्रूड करने के लिए। अब ब्रूड करना क्या होता है भाई, ब्रूड करना होता है सेना एग्स को, तो 2 और 3 होगा, तो 2 और 3 किस में है, सी वाले में होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया, तो या तो बियर्ड हो सकता है या फिर ब्रूड हो सकता है। बाकी आपका ब्रेड वाला जो था वो बालों से रिलेटेड था, पहले वाला गलत है। तो जब पहले वाला गलत है, हमें पता चल गया, तो इन दोनों को तो हम वैसे भी हटा ही सकते थे कि ये आंसर हो नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लीजन, लीजियन और लेसन, ठीक है। ये लेजियन क्या होता है, ये तो एक वूंड जैसा होता है, चोट के लिए हम यूज़ करते हैं।
लीजियन मतलब क्या होता है, ये ग्रुप होता है, और लेसन हमें सबको पता ही है, ठीक है। ये 4 आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं। चलो शुरू करें, देखते हैं, मिलाना शुरू करते हैं। द स्कैन ऑफ द अफेक्टेड एरिया इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग लेजियन। लाइफ थ्रेटनिंग लेजियन आपको मिल गया वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो सही है, क्योंकि वुंड आपको मिला है, ये आंसर हो सकता है 1 वाला सही है। इसमें 2 ही दिया, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने कहा ही हैड अ लीजियन ऑफ फॉलोअर्स हु हंग ऑन हिज ऑन टू हिज एवरी वर्ड। मतलब हमें क्या है ना, लीजियन मिला ऑफ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स का एक ग्रुप मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा वाला भी आंसर करेक्ट हो सकता है। ही हैड अ लीजियन ऑफ फॉलोअर्स, मैंने क्या कहता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लेसन द बर्डन ऑफ अदर्स एज वी वेंचर थ्रू लाइफ। तो टू लेसन नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका 28 का ए बन जाएगा, यानी कि आंसर आपका फर्स्ट एंड 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए 29 समझो, डिपोज है और आपका डिप्लोर है और डिपोर्ट है। डिप्लोर मतलब होता है जब कोई चीज़ बैड कंडीशन में होती है, ठीक है। और जैसा आपने कहा द डायरेक्टर आस्क्ड, और डिपोज कर देना होता है किसी को, मतलब थ्रो समबडी आउट ऑफ पावर, किसी को पावर से निकाल के फेंक देना, ठीक है। और डिपोर्ट करना वो होता है ना कि यहाँ से वहाँ भेज देना, कि क्रिमिनल्स को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो द डायरेक्टर आस्क्ड द एक्टर टू डिपोज हिमसेल्फ एंड इंस्टेड एक्ट नेचुरली। अब इसमें कह रहा है कि वो कह रहा है कि खुद को डिपोज कर दो, मतलब खुद को शक्ति से बाहर निकाल दो। मुझे ऐसा लगता है ये सेंटेंस सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डिपोज करते हैं किसी इंसान को, उसकी शक्तियों से दूर कर देते हैं। इंसान खुद को थोड़ी करेगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुद को पावर से डिपोज करो, ठीक है। एंड इंस्टेड एक्ट नेचुरली, और खुद को नेचुरली एक्ट करो, ठीक। तो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आंसर गलत होना चाहिए पहले वाला। सेकंड कहता है द पीपल आर एंथुजियास्टिकली डिक्लेयरिंग दैट दे आर डिप्लोर ऑफ सैल्यूटरी। सैल्यूटरी एक पॉजिटिव वर्ड होता है, डिप्लोर करना होता है बैड करना। तो आप पॉजिटिव चीज़ों को, सैल्यूटरी इंपोर्ट को डिप्लोर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट कैन डिपोर्ट समवन फ्रॉम अ कंट्री, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही है, किसी को डिपोर्ट कर लेते हैं, तो ओनली थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। तो 29 का भी डी आंसर होगा, डिपोर्ट कर लिया गया किसी को, बाकी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है। डिप्लोर इसलिए गलत है क्योंकि सैल्यूटरी जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप उसको डिप्लोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आइए 30 बेट बेट बेट। ये जो बेट होता है इसका मतलब होता है लेसन कर देना, ठीक है, कम करना। ये जो बेट होता है ये होता है शिकार लगाना। अब जब आप किसी शिकार को पकड़ते हो तो एक होता है ना, कुछ चीज़ लगा देते हो एंटाइज करने के लिए और करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए केचुआ लगाया जाता है वो वन, और बेट करना होता है किसी को गुड बाय कहना। तो दोज हु हैड गैदर्ड फॉर द अनवीलिंग वर आस्क्ड टू बेट देयर क्यूरियोसिटी। उनसे कहा कि अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा कम कर लो, यानी कि ये आंसर सही हो सकता है 1 वाला, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। दे सेट द बेट टू कैप्चर द लेपर्ड फॉर टैगिंग। बेट लगाते हैं, शिकार लगा दिया, जिससे आएगा लेपर्ड उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। ये भी सही है, तो 1 2 हो गया, ये हो सकता है, इसका मतलब ये वाला नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आइए, और ये भी नहीं है, ठीक, ये भी नहीं है, अब तो ये बचा आंसर। ही रिलेक्टेंटली बेट गुड बाय, किसी को विदा कर देना, बेट करना होता है ना, विदा कर देना, तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, ये आंसर बनता है। नेक्स्ट आइए, अब क्वेश्चन आते हैं 31 से इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे आपने कहा समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग, किसी की ये फ्लैप कर रहे हैं। समवन इन स्टेट ऑफ इंटेंस एजिटेशन, कोई बहुत नाराज है। समवन इन अ स्टेट ऑफ हाइटेंड एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटेड है। समवन डेस्परेट टू ईव्सड्रॉप ऑन अ कन्वर्सेशन, कोई ऐसे कर रहा है ना कि कन्वर्सेशन में ईव्सड्रॉप, ताका झांकी करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे भी कुछ सुनाई आ जाए। या समवन एम्ब्रेस्ड एट बीइंग कॉट इन द एक्ट ऑफ लाइंग, यानी कि पकड़ा जाना कि कॉट ऑफ लाइंग, झूठ बोलते हुए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी होगा कि वो ना कान को लगाना, ईयर्स ऑफ फ्लैपिंग, की कुछ उधर से भी सुनाई आ जाए। समवन डेस्परेट टू ईव्सड्रॉप ऑन अ कन्वर्सेशन, कि कुछ मुझे सुनाई आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, नाइफ का ट्विस्ट क्या होता है? स्लाइसिंग थ्रू द डिफिकल्टीज दैट वन फेसेस इन लाइफ, या फिर टू एक्सेप्ट डिफीट इन द फेस ऑफ एन एनिमी, या फिर द लास्ट थ्रस्ट ऑफ अ डिफिकल्ट ऑपरेशन, या टू मेक समवन हु इज ऑलरेडी फीलिंग, टू मेक समवन हु इज ऑलरेडी फीलिंग बैड
फील वर्स विद वंस वर्ड्स और एक्शंस, अपने काम और एक्शन से किसी इंसान को और परेशान करना जो पहले से ही परेशान है। तो ट्विस्ट वंस नाइफ का मतलब होता है अपनी जुबान और कैंची जैसी चला देना, लोगों को परेशान कर देना। ठीक, नेक्स्ट आइए, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़ के कहना, यानी कि बी वेरी लाउड इन कंपनी, ये आंसर नहीं हो सकता है। ऑल साउंड्स एंड जो फ्यूरी सिग्निफिकेंट नथिंग होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, सिग्निफाइंग नथिंग कुछ नहीं करता है। एक्सेसिवली बोस्टफुल होगा ऑफ वंस ओन अचीवमेंट्स, अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़ के कहना। बी स्क्रैचिंग नहीं होगा इन वंस क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला बनेगा, सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मुहावरे इस बार थोड़े अच्छे पूछे गए हैं। ठीक है, गेट अंडर समवन स्किन, अपनी किसी की स्किन के नीचे होना। टू फील इंटेंसली लव विद समवन, किसी को बहुत प्यार में होना किसी के साथ। इंटेंस लाइकिंग इन समवन, किसी के साथ बहुत लाइकिंग में होना। अंडरस्टैंड समवन कंप्लीटली, किसी को पूरी तरीके से समझ लेना। या टू एनॉय और इरिटेट समवन इंटेंसली, किसी के साथ बहुत ज़्यादा नाराज हो जाना, इरिटेट हो जाना। तो गेट अंडर समवन स्किन का मतलब होता है टू एनॉय और इरिटेट समवन इंटेंसली, किसी को बहुत नाराज कर देना, किसी के अंदर घुस जाना। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, बहुत सारे हाथ जो है काम को आसान कर देते हैं। तो मैनी पीपल वर्किंग टुगेदर कैन लाइट अ न्यू पाथ, बहुत सारे काम करेंगे तो एक नया पाथ जो होगा वो लाइट हो जाएगा। कैन लाइट न्यू पाथ। मैनी पीपल हेल्पिंग कैन हेल्प एकम्प्लिश द टास्क क्विकली, बहुत सारे लोग मदद करेंगे तो टास्क आसानी से खत्म हो जाएगी। मैनी पीपल वर्किंग टुगेदर कैन मेक वर्क नॉन सीरियस, बहुत सारे लोग काम करेंगे तो काम जो होगा वो नॉन सीरियस, मतलब बहुत सीरियस टास्क नहीं रहेगी। वर्कर्स लाइट अप द वर्क दे अंडरटेक, ठीक है, तो करेक्ट आंसर में देखो, ना तो नॉन सीरियस की हम बात करें, ना हम न्यू पाथ की बात करें। मैनी पीपल हेल्पिंग कैन हेल्प एकम्प्लिश अ टास्क क्विकली, सब लोग काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, आपके पास एक हाथ में जो चिड़िया है ना वो सफिशिएंट है, वही वाली बात है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो आपके पास जो वैल्यूएबल है। लेट्स सी, व्हाट्स हिडन इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, नहीं होगा ना। व्हाट वी हैव इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन व्हाट वी हैव अ चांस ऑफ गेटिंग, जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है इससे कि हमें कुछ आगे मिलेगा। अ गिफ्ट इज ऑलवेज बेटर, ये कुछ मतलब नहीं है। एंड वॉट कैन हैपन इज ऑलवेज बेटर देन वॉट हैज़ हैपन, क्या होगा उससे ज़्यादा बेटर है कि क्या हो चुका है, तो ये नहीं है, करेक्ट आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेक हैवी वेदर, अब वेदर को भारी कर देना। अब वेदर कैसे भारी होगा, क्लाउड सेडिंग होने लग जाएगी ऐसे होगा, या पॉल्यूट कर देंगे हम एयर को। आई टू कंप्लेन अबाउट वेट एंड रेनी कंडीशन, या अननेसेसरीली क्रिएट डिफिकल्टीज इन डीलिंग विद द टास्क। आगे समझ, मुहावरा जो होता है वो इनडायरेक्ट मीनिंग होता है। अगर मैं कहता हूँ ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसमें ना ऊँट की बात होती है ना जीरे की बात होती है। वही चीज़ है जब मैं कहता हूँ मेक हैवी वेदर, इसका मतलब मैं मौसम को भारी थोड़ी कर रहा हूँ कि क्लाउड सेडिंग मैंने शुरू कर दी, पॉल्यूशन कर दिया एयर में, या फिर कंप्लेन कर दिया वेट रेनी सीजन या कंडीशंस को लेके। अननेसेसरी क्रिएट डिफिकल्टीज इन डीलिंग द टास्क होगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आपने कहा स्वीप अंडर द कारपेट, स्वीप कर देना, झाड़ू लगा देना कारपेट के नीचे। मेंटेन सीक्रेसी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हो सकता है। हाइड फ्रॉम जर्नल व्यूज छुपा देना। कीप अ प्रॉब्लम अंडर रैप्स इन द होप दैट इट विल बी फॉरगॉटन, या डू अ क्विक क्लीन अप जॉब नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर सी वाला होगा। इसका क्या मतलब होता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि चीज़ों को हम छुपा लें जिससे हमारी गलतियां लोगों को समझ ना आए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी वाला होगा। नेक्स्ट देखिए, अ पर्पल पैच क्या होता है, अ ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स होगा, द फाइनल ब्लूम ऑफ द सीजन होगा, अ ग्रेट रन ऑफ लक और सक्सेस और फॉर्म होगा। अ बॉडीली डिसकलरेशन, डिसकलरेशन मतलब होता है कलर का चेंज हो जाना, ठीक है, कलर का चेंज हो जाना, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर अ ग्रेट रन ऑफ लक होगा। अ पर्पल पैच है जीवन में, यानी कि आपको लगता है कि आज आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, तो इट्स कॉल्ड अ पर्पल पैच, सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पुट आउट टू पैस्चर, पैस्चर मतलब होता है बाड़ा, बाड़े के बाहर निकाल देना। टू रिटायर और रेंडर रिडेंडेंट मान लेना। टू फीड समवन, किसी को खिलाना। डिमिनिश इंपोर्टेंस होगा या इनक्यूबेट होगा। अब इसका मतलब क्या है कि पुट आउट टू पैस्चर यानी कि किसी को बाड़े से बाहर निकाल दिया गया। बाड़े से बाहर किसको निकाल दो, जो काम का नहीं है। अगर गाय दूध देती है तो बाड़े में रहती है, नहीं देती है तो लोग उसको बाहर सड़कों पर छोड़ देते हैं। सेम आंसर ए वाला होगा, रिडेंडेंट मान लेना। टू रिटायर और रेंडर रिडेंडेंट की बेकार का है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखो बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनना इनको।
होता क्या, S1 और S2 दो स्टेटमेंट होते हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा ग्रामर का लॉजिक नहीं लगता है। अगर आपकी रीडिंग थोड़ी सी अच्छी है तो आप इस सेक्शन को ब्रेक कर देंगे। आपको ये कोई टीचर कितना पढ़ा ले, मैं कितना भी पढ़ा लूँ, ये डिपेंड करते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। जैसे हमने कहा फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, यानी कि फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस का, ठीक है। सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट हाउ एवर सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, मतलब जो सक्सेसिव लगातार जो फेलियर होता रहता है ना, आर नॉट हाउ एवर, वो यद्यपि नहीं है सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, मतलब आपको उसको सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स नहीं मान सकते सक्सेस के लिए कि जो बढ़ते हुए स्टेपिंग स्टोन्स हैं इनसे सक्सेस मिल जाएगी, तो बात अलग है। तो फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन है, और हम कह रहे हैं कि सक्सेसिव फेलियर जो है वो सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन क्या है सक्सेस के लिए, ठीक है। उनको ऐसा नहीं माना जा सकता। तो क्या हो रहा है, ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट द विजडम ऑफ द फर्स्ट, पहले की विजडम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, या फिर कंट्रास्ट करता है या कंफर्म करता है, क्वालिफाइज करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि अगर हम इसमें देखें तो जो हमने कहा कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, फेलियर क्या है, स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस का। अगर सक्सेसिव फेलियर से बढ़ते हुए आर नॉट हाउ एवर सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स, वो सच में क्या है, वो सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स नहीं है टू सक्सेस के लिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है द विजडम ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। ये कंट्रास्ट नहीं है, ये कंफर्म्स नहीं करता है। अच्छा क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइज द विजडम ऑफ द फर्स्ट, ये उसको क्वालिफाई थोड़ी कर रहा है, ये थोड़ी कह रहा है कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला होगा, कॉन्ट्राडिक्ट द विजडम ऑफ द फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल इन एवरी रेस्पेक्ट, सबको बराबर बनाया गया। सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स, अब एक बात हो, जब सब बराबर हैं तो कुछ इक्वल क्यों है, सम मोर इक्वल देन अदर्स, वो ज्यादा इक्वल क्यों है दूसरों से, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट बात होगी फर्स्ट की। ये कॉर्पोरेट होता है, अच्छा कॉर्पोरेट होता है जब हम किसी चीज को सत्यता के साथ कहते हैं, एविडेंस के साथ देते हैं, ठीक है। कोरिलेट करना साथ में जोड़ देता है, कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी, तो करेक्ट आंसर ए होगा कि आप अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि सब बराबर है लेकिन कुछ अलग है। द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन ट्रेस्ड टू द बिग बैंग, तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कहाँ था, वो माना जाता है कभी बिग बैंग हुआ था तब हुआ होगा। देयर कैन बी नो नॉलेज ऑफ व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग, बिग बैंग से पहली बातें किसी को भी नहीं पता है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता है असर्शन मेड इन द फर्स्ट, जो उसमें बनाया गया उसका कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। बस हम तो ये कह रहे हैं कि ओरिजिन माना जाता है बिग बैंग, और बिग बैंग से पहले की हमें कोई नॉलेज नहीं है। इसका मतलब एक्सप्लेन द बेसिक बिहाइंड द फर्स्ट हो सकता है, एस्टैब्लिशेस लिमिट ऑन द असर्शन मेड बाय द फर्स्ट, एस्टैब्लिश करता है लिमिट ऑन द असर्शन, लिमिट को लेकर असर्शन जो बनाई गई थी फर्स्ट में, ये कंफर्म करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बच्चों ये है कि सी करेक्ट आंसर होगा। देखो बेसिस बिहाइंड द फर्स्ट, फर्स्ट के पीछे क्या बेसिस है उसको तो नहीं बता रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है लिमिट्स को ऑन द असर्शन मेड इन द फर्स्ट, जो फर्स्ट में असर्शन हमें बताया गया ना उसके लिमिट कर रहा है उसको, मतलब उसके लिए और एविडेंस नहीं दे रहा है, कह रहा पहले क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है, ठीक है, नो वन नोज। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काईज आर द मोस्ट फैसिनेटिंग, जो हाईएस्ट क्लाउड्स होते हैं स्काईज में आर मोस्ट फैसिनेटिंग, वो बहुत फैसिनेटिंग होते हैं। वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स दैट आर मोस्ट आउट ऑफ आवर रीच, और वी आर मोस्ट अट्रैक्टेड, हम हमेशा अट्रैक्टेड होते हैं टू दोज थिंग्स दैट आर मोस्ट आउट ऑफ आवर रीच, जो हमारी रीच से बाहर है। बिल्कुल सही है। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझो कि हमें मतलब दूसरी वाली साइड में कहते हैं दूसरे की कढ़ाई थाली में घी ज़्यादा दिखता है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जो हमारी पहुंच से बाहर है चीज़ें वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो हाईएस्ट क्लाउड हमें हमेशा फैसिनेट करते हैं, और हम क्या है, हम मोस्ट अट्रैक्टेड हैं टू दोज थिंग्स दैट आर मोस्ट आउट ऑफ अ रीच, और हमें पसंद भी वही आती हैं जो हमारी रीच के बाहर हैं। तो रिटेरिएट्स करना होता है द एक्सियोम स्टेटेड इन द फर्स्ट, रिटेरिएट्स करना होता है किसी बात को दोहरा देना, ये आंसर हो सकता है। एनुअल्स नहीं करता है, कॉन्ट्राडिक्स नहीं करता है, कंट्रास्ट नहीं, तो बेटा ए करेक्ट आंसर है कि उसी बात को दोहरा रहा है कि हमें ऊंचे बादल पसंद है, और हमें ऊंचे बादल नहीं, हमें हर वो चीज पसंद है जो हमारी रीच से बाहर है। नेक्स्ट है, a 4-stroke engine is more efficient than a 2-stroke engine. The 2-stroke engine has been phased out to protect the environment. जो 4-stroke इंजन है वो मोर एफिशिएंट देन 2-stroke इंजन है, यानी कि 4-stroke ज़्यादा एफिशिएंट है, 2-stroke कम एफिशिएंट है, ठीक है। तो द 2-stroke इंजन हैज़ बीन फेज्ड आउट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, उसको फेज्ड आउट कर दिया गया, ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्या कर रहा है, द सेकंड स्टेटमेंट कोरिलेट करता है फर्स्ट वाले को, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कंट्रास्ट करता है, कंफर्म करता है। तो सीधा सा तरीका है कि कोरिलेट करना होता है आपस में जोड़ देना, कॉन्ट्राडिक्ट देखो अपोज नहीं कर रहा है। हम यही तो बता रहे हैं कि जो दूसरे वाला इंजन है 4-stroke वो अच्छा है,
और इसलिए टू स्ट्रोक इंजन को फोर्स फेस्ड आउट कर दिया गया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बात कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी तब होता कि वो कम पॉल्यूटेड था लेकिन फिर भी उसको निकाल दिया गया, ठीक है। हम तो कह रहे हैं ना कि वो बेटर नहीं था, बुरा था इसलिए निकाल दिया गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं है, ना कंट्रास्ट है। क्या ये कंफर्म करता है? अब दो चीजें, या तो कोरिलेट करता है, जोड़ता है बातों को, या फिर कंफर्म कर देता है फर्स्ट वाले को। सॉरी, तो देखिए ये कंफर्म नहीं कर रहा है इस बात को कि 4 स्ट्रोक वाला बेटर होगा। 4 स्ट्रोक वाला बेटर होगा ये कंफर्म तब होता जब मैं 4 स्ट्रोक वाले के बारे में एक लाइन और लिख देता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा कोरिलेट्स द टू द फर्स्ट, ये पहले वाले को कोरिलेट करता है, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोटल वाटर इज सेफर देन टैप वाटर। बोटल वाटर जो होता है, बोटल्ड वाटर जो बोतल में आता है वो सेफर है टैप वाटर से। इन मैनी कंट्रीज टैप वाटर इज फेड टू बेबीज, लेकिन कुछ कंट्रीज में टैप वाटर ही पिलाया जाता है। मैंने लेकिन बोला है, लेकिन क्यों बोला है? क्योंकि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं मैं उसके अपोजिट बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। एसर्ट्स नहीं कर रहा हूँ मैं पहले वाले को, ना कंफर्म कर रहा हूँ, मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि बोटल्ड वाटर अच्छा होता है टैप वाटर से, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कुछ कंट्रीज में टैप वाटर ही पिया जाता है। जब मैंने लेकिन का यूज कर दिया बीच में तो बात वही है कि मैं कंट्रास्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन हमेशा कंट्रास्ट के लिए यूज किया जाता है। द पीकॉक इन इंडियाज नेशनल इज इंडियाज नेशनल बर्ड। द पीकॉक क्या है? इंडिया की नेशनल बर्ड है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज दैट स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, वो राजस्थान की क्या है? स्टेट बर्ड है। तो हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम क्या करें, हम दो फैक्ट बता रहे हैं, हम दो चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू व्हाट इज कंटेंट इन द फर्स्ट, हो सकता है प्रोवाइड्स कंट्राडिक्टरी कुछ नहीं है। ऐसे थोड़ी कि ये नेशनल बर्ड यहाँ की है तुम नेशनल बर्ड का अपोजिट बताओ क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेस इंफॉर्मेशन है और ज्यादा दे रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। प्रोवाइड्स एस्केलेटरी, एस्केलेटरी नहीं होता, एस्केलेटरी होता है एक ही बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे आप कहते हैं कि इंडिया की नेशनल बर्ड है, उसी बात को आप बहुत बढ़ा चढ़ा देते, तब होता। तो इसका मतलब मैंने दो इन्फॉर्मेशन आपको दी। पहली मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि पीकॉक एक नेशनल बर्ड है, दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी कि ये बर्ड ऑफ राजस्थान है। इसका मतलब मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। अब आ रही है ना बातें समझ की कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी ही नहीं, प्रैक्टिस करनी है, कुछ ऐसे पढ़ना नहीं है। आप जैसे काउंटर आपको समझ आएगा कि क्या कहा गया आप बना लोगे। फील्ड गेम्स आर जनरली मोर पॉपुलर दैन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। जो फील्ड गेम्स होते हैं वो जनरली मोर पॉपुलर होते हैं दैन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से। भाई मैंने कहा कि फील्ड गेम ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वो ज्यादा पॉपुलर हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड टेनिस इज मोर पॉपुलर देन हॉकी। अब मैंने क्या कह दिया कि टेनिस जो है वो ज्यादा पॉपुलर हॉकी से। हॉकी फील्ड में खेला जाता है और टेनिस मतलब आप मानो कोर्ट में खेला जा रहा है। तो बड़ा सीधी सी बात है कि अब मैं उसके अपोजिट बात कर रहा हूं। तो क्या मैं रिटेरिएट्स कर रहा हूं फर्स्ट को, मैं फर्स्ट को दोबारा दे रहा हूं, सोच के देखो, या मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, कंट्रास्ट कर रहा हूं, रीइंफोर्स। तो बेटा मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, कंट्रास्ट नहीं बता रहा हूं, मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं उसी का अपोजिट बता रहा हूं। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, फॉरेस्ट कवर इज कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है, इकोलॉजिकल रिकवरी। कि जो फॉरेस्ट कवर होता है ना वो कंड्यूसिव होता है इकोलॉजिकल रिकवरी के लिए। जितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर होगा उतना ज्यादा इकोलॉजिकल रिकवरी होगी। अनचेक्ड अर्बनाइजेशन, ना रोका जाने वाला, मतलब लगातार बढ़ता अर्बनाइजेशन लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एनवायरमेंटल क्या होगा, डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर होगा, देखो क्या ये कोरिलेट्स करता है टू द फर्स्ट, फर्स्ट को कोरिलेट करता है, डिस्प्यूट बताता है, डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं बता रहे, या ये कॉन्ट्रास्ट बताता है विद द फर्स्ट, या कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ में होगा, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बेटा कंट्रास्ट कर रहा है। अब देखो कोरिलेट करना होता है कि चीजों को साथ में जोड़ देना, जोड़ नहीं रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है कि उधर तो इकोलॉजिकल रिकवरी हो रही है, ठीक है, फॉरेस्ट जो है, और दूसरा इधर रोका नहीं जा रहा है। तो ये क्या आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, Indians have been emigrating to countries across the world for centuries. इंडियंस क्या कर रहे हैं, पूरी देश में दुनिया में फैलते जा रहे हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं। ई फॉर एग्जिट होता है, कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज। द इंडियन डेस्पोरा, डेस्पोरा मतलब होता है जो उनका ग्रुप है, इज अ मॉडल ऑफ सक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। जहां भी इंडियंस का डेस्पोरा आपको दिखाई देता है, इंडियंस दिखाई देते हैं, वो क्या है, वो मतलब सक्सेस का एक डेस्पोरा बना हुआ है सब जगह, ठीक है। तो ये कोरिलेट्स करता है फर्स्ट को, डिस्प्यूट्स करता है, इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट, इट हैज नो लॉजिकल सीक्वेंस। पहली बात तो लॉजिकल और डिस्प्यूट दो तो आप पहले ही हटा सकते थे कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है।
कॉरोबरेट करना होता है, किसी बात को सत्यता से प्रमाणित करता है, इज अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो बेटा करेक्ट आंसर होगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट है, यानी कि ये सत्यता की, ऐसे नहीं कि कॉरोबरेट कर रहा है, ये लॉजिकल सीक्वेंस बता रहा है कि भाई ऐसा ही, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होते हैं, ये रिजल्ट बता रहा है, लॉजिकल रिजल्ट बता रहा है, ठीक है, किसका, केस एमिग्रेट करें, इसका रिजल्ट हुआ, इंडियन डियास्पोरा हर जगह फेमस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। अब देखो इसको मिलाने की बात आती है, ठीक है, ये वर्ड अरेंजमेंट कहलाते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस आप देखो एंड से शुरू हुआ है, तो क्या आप एंड से किसी सेंटेंस को शुरू कर सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, एंड से सेंटेंस शुरू होता ही नहीं है, ठीक। दूसरा देखो, इसमें अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे ईयर्स होता है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाए, तो आप ये सोचो कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन वाला सेंटेंस जरूर होगा। एक बात तो ये समझ आ गई, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें इसका नाम लगा हो। क्रॉस फंक्शनल क्या होगा? क्रॉस फंक्शनल क्या होगा? क्रॉस फंक्शनल एंड नहीं हो सकता या सजेशन नहीं हो सकता, क्रॉस फंक्शनल कमेटी होगी। तो एक बात समझ आ गई कि आर के बाद में आपका एस होगा। आर एस कहाँ है? आर एस यहाँ है, आर एस यहाँ है, देखो एग्जाम में बहुत तेज है, आर एस यहाँ है, ठीक है, इन जगह पर है। क्या हम आर से सेंटेंस को, मतलब इससे क्या हम पी से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसको हटा दो, ठीक है। अब बात आती है क्या हम आर से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं? फॉर्मेशंस, फॉर्मेशंस किसके? नहीं कर सकते। तो हम क्यू से सेंटेंस को शुरू करते हैं, द सजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड, द सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड एंड द आउटकम इन केसेस सेलेक्टेड इन प्रायर ईयर्स। प्रायर ईयर्स क्या? प्रायर ईयर्स फॉर्मेशंस, ठीक है, आर रिव्यूड बाय अ क्रॉस फंक्शनल कमेटी टू रिफाइन द सिनेरियो एंड पैरामीटर्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। इसमें आपको दो चीजें समझ आनी चाहिए थी देखने के लिए, एंड से सेंटेंस शुरू होगा नहीं, और पी वाले सेंटेंस में जो ईयर्स लिखा गया है उसके बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव केस लिखा गया था। तो इसके बाद में द सजेशन वाला नाउन आ नहीं सकता था, ठीक है। तो आपको क्या करना था, आप पी के बाद किसी भी कंडीशन में आर ही लगा सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि लॉजिकल सिक्वेंसेस हैं, मिलाते हैं। आपने कहा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली इंक्लूड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब यहाँ एंड लगा हुआ है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो आप ये कह सकते हो ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि क्यू के बाद में एस होगा, क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा? ठीक है, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि क्यू एस होगा, तो मैं बड़े आसानी से देखना चाहूँगा कि क्या यहाँ क्यू एस है, नहीं है, क्या यहाँ क्यू एस है, क्या यहाँ क्यू एस है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से होगा। अब शुरू करके देख लो, द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, अगर आप यहाँ से शुरू करते, पहले क्यू से देखते हैं, क्यू से क्या कह रहे हैं, इंक्लूड वेस्ट वाटर, अच्छा इंक्लूड क्यू से शुरू नहीं होगा, आर से शुरू करो। द वेरियस कैटेगरीज, द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, सही है। कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली, ब्रॉडली क्या करता है बेटा पी के बाद में, हमने शुरू किया किससे, आर से, आर के बाद में पी आ गया, फिर क्यों कहता है ब्रॉडली इंक्लूड अ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ठीक है, दैट इज इंक्लूड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसके बाद में एस लास्ट होगा। करेक्ट आंसर 52 का सी वाला होगा। क्लियर है बेटा, करेक्ट आंसर 52 का सी वाला होगा। कैसे कैसे समझ आ गया? एक तो हमें समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या मिल सकता है, इंक्लूड से शुरू होगा नहीं, क्यू के बाद एस होगा, एक हमें ग्रुप दिखाई दे गया था, इस क्यू एस ग्रुप को हमने रखा है। क्यू से हम शुरू कर नहीं सकते क्योंकि इंक्लूड का है, वर्ब है। वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली, तो जो कैटेगरीज प्लूरल है इसके लिए तो वर्ब आई है ये वाली, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से इसको हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है फैसिलिटेट द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स वर नोटिफाइड इन 2020 विद गाइडलाइंस टू सम न्यू कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसको ऐसे समझो, ये जो आर वाला सेंटेंस है इसमें टू लगा हुआ है, तो ये लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, इसको आप यहाँ से ऐसे हटा दो, ठीक है, ऐसे सोचा करो। अब इसमें अगर आप और चीज़ें देखें तो आपने कहा क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर व्हाट सम कंपोजिट न्यू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन होगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स। अब फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स, अब ये चीज़ें, और दूसरा ये भी कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जो वर्ड नोटिफाइड है ये हमारी वर्ब है, इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट भी जरूर होगा, इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट भी जरूर होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं, मैंने कहा सम न्यू कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि क्या है, सम न्यू कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स वर नोटिफाइड, उनको नोटिफाइड किया गया इन 2020 में विद गाइडलाइंस टू फैसिलिटेट। अब टू के बाद प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो कहाँ है, यहीं पर है। तो आप ये तो कहेंगे कि आर के बाद में हमेशा पी होगा, आर के बाद पी होगा, तो आर के बाद पी यहाँ है, देखो यहाँ नहीं है, आर के बाद पी यहाँ है और आर के बाद पी यहाँ नहीं है। तो आपको आंसर इससे समझ आ गया होगा कि जब आर पी होगा तो करेक्ट आंसर आपका सी ही बन सकता है, क्योंकि शुरुआत एस से ही होगी, आर से सेंटेंस को शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर में वर्ड लिखा गया है और वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू होगा तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस तभी लिखा जाता है जब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता हो। तो ये तो कंफर्म था कि आर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो 53 का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आइए 54 का करेक्ट आंसर देखते हैं। देखो, आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम द पॉलिसी सीक टू एजुकेट एंड, बेटर टू एजुकेट एंड व्हाट, एंड इक्विप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स बोथ विद इन एंड इन द एंटरप्रेन्योर डोमेन। ठीक है, देखो अब जो समझ आने वाली बात यह है कि आपने क्या इक्विप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आर हो गया, आर के बाद में आपका पी आएगा। ठीक है, आर पी होगा। क्या आप आर पी ढूंढ सकते हैं इसमें? देखो यहाँ नहीं है, यहाँ आर पी है। ठीक है, यहाँ आर पी है, यहाँ आर पी नहीं है, यानी कि आंसर में दिखने लगा कुछ कुछ। ठीक है ना, यहाँ आर पी नहीं है, यहाँ कट लगा दो, दो बचे। अब शुरुआत करते हैं, एस से शुरू हो रहा है, दोनों सेंटेंस शुरू हो रहे हैं एस से। ठीक, क्या शुरू करा जा रहा है? नहीं, दोनों सेंटेंस एस से, क्यों? आर पी है, आर पी एस। ठीक है, तो इन द एंटरप्रेन्योर डोमेन एस, इन द पॉलिसी 6 क्यू, क्यू से शुरू दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन एस हो गया, एस के बाद आर, क्यू रहता है डोमेन। द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट एंड इक्विप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब क्यू से शुरू, एस से शुरू होगा, एस के बाद क्यू होगा और उसके बाद में आर पी आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से समझो, देखो एक्सप्लेनेशन ऐसे ही बनती है, ऐसा नहीं है कि कुछ वैसे ही है, समझने की कोशिश करनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन खुद ही बनानी पड़ती है। तो आर के बाद में पी होगा, ये हमें कंफर्म था, ये हमें दिखाई दिया, आर के बाद में पी होगा। दो जगह मैंने उसको ब्रेक किया, उसकी वजह से डी इसका करेक्ट आंसर बन के आता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग रोजगार मेलाज अक्रॉस द नेशन फॉर। अब जैसे फॉर प्रपोजिशन है तो ये कभी लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ये वाला कभी क्वेश्चन का आंसर बनेगा नहीं। ठीक है, फॉर प्रपोजिशन है, कैसे खत्म करोगे? प्रोवाइडिंग सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर टू द यूथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द एजेस ऑफ, एजेस मतलब ढाल में MSDE हैज बीन। ठीक है, अब ये जो हैज बीन है ये या तो मेन वर्ब है, अगर इसमें हैज को हेल्पिंग वर्ब और बीन को मेन वर्ब मान लूँ तो सेंटेंस कंप्लीट है। यदि मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मानता हूँ तो इसके बाद में या तो वर्ब के अंदर आईएनजी लगेगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो वर्ब ढूंढ लो। ठीक है, कहाँ लिखी गई है? यहाँ लिखी गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि आर के बाद में पी होगा, सॉरी आर के बाद में पी होगा, यहाँ आर के बाद में पी नहीं है, यहाँ आर के बाद में आर पी यहाँ है और यहाँ भी नहीं है। तो क्या सी इसका आंसर हो सकता है? मिला के देख लेते हैं, ध्यान से देख लो। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द एजेस ऑफ MSDE हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग रोजगार मेला अक्रॉस द नेशन फॉर, फॉर किसके लिए? फॉर कहता है क्यू, फॉर प्रोवाइडिंग सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर टू द यूथ टू गिव इम्पेचस टू द एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव टू द कंट्री, इन द कंट्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा वाला होगा? सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब बताओ, समझ आ रहा है ठीक से? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट आ जाओ 56, टू वीमेन लेड डेवलपमेंट एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वीमेन्स डेवलपमेंट एंड एन इक्वल पार्टनर इन द कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट इज वेयर वीमेन आर एम्पावर्ड। देखो, इज वेयर वीमेन आर एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कॉमा लगा रखा है तो एंड के साथ कुछ जोड़ेगा, एंड एन इक्वल पार्टनर इन द कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट। एस के बाद आर आएगा, कंफर्म्ड हो गया। अब देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है, आगे समझ, यानी कि आंसर या तो बी वाला होगा या फिर आंसर डी वाला होगा। अब तो क्लियर है, या तो आंसर बी वाला होगा या फिर डी वाला होगा।
अब शुरू करने में अगर मैं बैठता हूँ टू वीमेन लेड, पी से शुरू हो नहीं सकता, हटा देते हैं, तो आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। देखो मिल गया ना बी वाला आंसर। अब मिला के और देखो, ऐसे थोड़ी कि वैसे हो गया। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वीमेन्स डेवलपमेंट, ठीक है, टू वीमेन लेड डेवलपमेंट एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है। क्या है कि मतलब वीमेन डेवलपमेंट से हम वीमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि औरतों को डेवलप नहीं करते हैं, औरतों के द्वारा डेवलपमेंट करवाना है। एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया, ये क्या है, ये ड्रीम है न्यू इंडिया का, ठीक है। इज वेयर वीमेन आर एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग, जहां इनको ऐसे किया जाता है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एडिशनल 1 कोर एलपीजी, उज्ज्वला 2.0 was launched in 2021. Households under the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कनेक्शंस टू एडल्ट वीमेन ऑफ पुअर। ऑफ पुअर, अब देखो ये जो लिखा गया ऑफ प्रपोजिशन है, तो पुअर क्या है, पुअर यहाँ एडजेक्टिव होगा, तो पुअर के बाद एक नाउन भी तो लगेगा, तो पुअर के बाद नाउन का है, देखो एस के बाद आर ये लिखा है, इसमें हाउस होल्ड्स नाउन है। भाई पुअर उज्ज्वला 2.0 तो है नहीं, उज्ज्वला पुअर टू प्रोवाइड भी नहीं है, पुअर हाउस होल्ड्स होगा, तो एस के बाद आर आएगा, ये तो कंफर्म्ड है। एस के बाद आर कहाँ है, देखो एस के बाद आर यहाँ है, एस के बाद आर यहाँ भी है, एस के बाद आर यहाँ नहीं है, और एस के बाद आर यहाँ भी। अब इसका मतलब एक सी एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाता है, हमने एक ट्रिक ढूंढी, उसको उसने कर दिया, लेकिन कम से कम एक तो एलिमिनेट कर पाए। अब हम इसमें एक चीज और कह सकते हैं, पी से शुरू नहीं होता है तो वैसे भी एलिमिनेट ही हो रहा था, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें कनेक्शंस टू एडल्ट वीमेन ऑफ पुअर, तो ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि एस भी कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनाता है। बचा हमारा क्यू, क्यू से शुरू कर लो। क्यू कहता है उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड इन 2021, ठीक है, किस लिए, टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस। अब ये एलपीजी क्या है, कनेक्शंस ही तो हैं, तो क्यू से ये, क्यू के बाद पी और पी के बाद में एस होगा, तो क्यूपीएस कहाँ है, क्यूपीएस कहाँ है, क्यूपीएस ये रहा बेटा, आर बात में होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। इसका 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज अ प्लानिंग टूल, इज अ प्लानिंग टूल, किस लिए होगा, इज अ प्लानिंग टूल टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल कंसर्न्स इनटू द डेवलपमेंटल, ठीक है। अब देखो कंसर्न इनटू द डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल क्या है, एडजेक्टिव है। अब जब ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद कोई नाउन तो आएगा, इसके बाद कोई ना कोई नाउन तो आएगा। अब डेवलपमेंटल एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो सकता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो सकता है, तो अब तो कह सकते हो भाई डेवलपमेंटल प्रोसेस हो सकता है, थोड़ा बहुत तो समझना आता होगा ना। एसपी आंसर होगा। अब एसपी कहाँ है, देखो एसपी इसमें तो है नहीं, एसपी यहाँ लिखा गया, एसपी यहाँ भी लिखा गया, एसपी यहाँ नहीं है, यानी कि आंसर है तो बी वाले में होगा, सी वाले में होगा। अब आप ये देखो क्यू से शुरू करते हैं, बी वाला कहता है क्यू से शुरू कर दो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है, इज अ प्लानिंग टूल टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल क्या, एनवायरमेंटल प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग कंसर्न, नहीं कुछ गड़बड़ होगी, कैसे कह रहा है ये, क्यू कह रहा है ना, हमने कहा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज अ प्लानिंग टूल टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल आर के बाद कहता है एस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होना चाहिए। अगर हम कहते हैं असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है, एनवायरमेंटल ये होगा नहीं, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 58 का बी वाला होगा बेटा, और कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर हम इसमें क्यू से इसको शुरू करके पी को बनाएं तो बनेगा भी नहीं, और डेवलपमेंटल के साथ में ही प्रोसेस आएगा ही आएगा, एसपी 100% फिक्स है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट में पुश द व्यूज टू आवर्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे think that they are watching a program rather than an advertisement। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझते हैं कैसे ब्रेक करना होगा, समझो। अगर हम इस सेंटेंस को देखें, दैट में पुश द व्यूअर्स टू, अब व्यूअर्स टू लास्ट वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये दो आंसर पहले हटा दो, ये आंसर नहीं बनेंगे भाई, टू लास्ट में नहीं हो सकता, इसको आंसर को हम पहले हटा देते हैं। अब हम कह रहे हैं या तो क्यू से शुरू होगा या फिर एस से शुरू होगा। अगर मैं क्यू से देखता हूं तो मुझे कहना होगा कि आर्ट्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे, आर्ट्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे दैट में पुश द व्यूअर्स टू फॉर व्हाट, टू के बाद अगर देखो, टू के बाद थिंक आएगा, टू थिंक दैट दे आर वॉचिंग अ प्रोग्राम रादर देन एडवर्टीजमेंट, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है बिल्कुल सीधे सीधे। अगर हम एस वाला शुरू करें, हमने कहा प्रोग्राम रादर देन एन एडवर्टीजमेंट
और आवर्स ऑफ कंटेंट तो गलत हो जाएगा। तो सीधा तरीका है कि आवर्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे, बहुत सारे घंटे का कंटेंट इस तरीके से दिखाया गया इन अ वे दैट में पुश, जो व्यूअर्स पुश करता था व्यूअर्स को टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो थिंक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो ए वाला होगा 59 का। नेक्स्ट आइए, इंगेज्ड इन। अब जैसे इंगेज्ड है, सेंटेंस वहां से शुरू होगा ही नहीं तो पी वाला तो आप पहले ही हटा सकते हो भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, पी वाला आप पहले ही हटा दो, बनेगा ही नहीं। इंगेज्ड इन परफॉर्मिंग विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट्स इन द फील्ड ऑफ। अभी जो क्यू वाला है बेटा, क्यू वाला भी शुरू नहीं होगा भाई, कितना तरीका सही है कि जो क्यू वाला है वो भी शुरू नहीं हो सकता, इसको भी हटा दो, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज होगा। द मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, समझ तो आ रहा है कि ये शुरू होना चाहिए टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो द मिनिस्ट्री एक्सटेंड, आर हो गया, आर के बाद एस एकदम कंफर्म्ड है, आर और एस तो एकदम कंफर्म्ड है। आर एस कहाँ है, आर एस यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर ए वाला होगा। पूरा मिला के आप देख लो, एग्जाम में अगर टाइम कम हो तो पूरा मत मिलाना, टाइम ज्यादा हो तो अच्छे से मिला लो। द मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स फाइनल सपोर्ट टू इंडिविजुअल, कॉमा लगा के कहा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस engaged in performing visual and literary arts in the field of intangible heritage, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला यहां बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। चलिए तो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 61 से। अब ये आते हैं आपके पैराजंबल सेंटेंसेस, इनकी बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी रीडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके लिए भी ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी नहीं है, आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप इनको आसानी से ब्रेक कर पाएंगे। जब आपने कहा था तुंगाभद्रा इज द चीफ कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑफ द कृष्णा फाउंड बाय द यूनियन नियर कुंडली ऑफ द टू स्ट्रीम्स तुंगा एंड भद्रा, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना। अब इन दोनों के बारे में बताया गया, ठीक है। एग्जाम्स में एक तो होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे एक चीज़ समझे, एक होता है बस लिंक समझते चले जाएं। दो हमने स्ट्रीम्स की बात की और सीधे सीधे लिखा गया द यूनाइटेड स्ट्रीम स्ट्राइक इन द नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थ्रू मैसूर एंड स्कर्ट्स ऑफ एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आर से इसकी शुरुआत होगी, आर से हमारे दो सेंटेंस शुरू हैं, आर के बाद एस और क्यू है। आर के बाद क्यू कहता है द रेन बियरिंग रिवर वॉज डैम्ड। अब ये रेन बियरिंग रिवर है, यहाँ देखो द बेड ऑफ द बोथ ऑफ द हैड स्ट्रीम्स ऑफ द तुंगाभद्रा इज रॉकी। तो जब आप किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देते हैं तो मतलब हम एक बात को पूरा एक्सप्लेन करें, बस सीधा तरीका है। देखो ये कनेक्टेड सेंटेंसेस होते हैं, जितने पावरफुल कनेक्शंस आप बनाएंगे उतना अच्छा आंसर होगा। इनका कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं आंसर दे रहा हूँ यूपीएससी ऐसे मान रही होगी या कोई और ऐसे ही दे रहा होगा। इसमें एक लॉजिक है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे हिसाब से मैंने यहाँ दो नदियों की बात करी, उसके लिए मैंने उसका यूनाइटेड स्ट्रीम बताया, उसके बारे में मैंने उसके फीचर्स बता दिए, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर सी वाला होगा, ठीक है। तो इनके आंसर्स फटाफट मार्क कर लेते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन जुलाई 1917 प्रिंस लवोव was replaced by a socialist revolutionary Alexander Kerensky as the head of the provincial government, ठीक है। अब इसके बारे में बताया गया, however such a partial replacement failed to satisfy the। अब ये जो आदमी दिया गया है या बोल्शेविक्स दिए गए, इनके बारे में तो अभी कहीं डिसीजन लिया ही नहीं गया, और जब बात हुई ही नहीं है तो इनको हम सबसे पहले कैसे मेंशन करें। एक तो ये वाली बात आ रही है, ठीक है। दूसरा हमने कहा द रिवोल्यूशनरीज डिड नॉट वांट अ पार्लियामेंट रिपब्लिक नॉर अ बजवा डेमोक्रेसी। वो नहीं चाहते थे ये सब चीज़ें कि बजवा डेमोक्रेसी हो, दैट वन हो। व्हेन द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन ब्रोक आउट द लीडर ऑफ द बोल्शेविक, जो इनका लीडर था लेनिन, वॉज इन स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड में था, और ही अराइव्ड इन रसिया इन अप्रैल 1970 एंड वॉज फॉलोड बाई ट्रॉट्स्की, इसके द्वारा फॉलोड हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कोई एक ऐसा लिंक है जो आपको दिखता है पूरा है, वो आपको दिखाई देता है कि जिसकी यहाँ बात हुई है उसके बारे में ये लिखा गया, तो आर के बाद में एस आएगा, आर के बाद में एस आएगा, ये कन्फर्म्ड है। तो देखो यहाँ नहीं है, आर के बाद में एस यहाँ है, आर के बाद में एस यहाँ नहीं है, और आर के बाद में एस यहाँ नहीं, बीच में क्यू आ गया, तो करेक्ट आंसर बी ही होगा। बस बात खत्म हुई कि हमने जो ऊपर लिखा है ना, कि जो हमने लिखा कि वहां पर क्या हुआ, एक वो हुआ ना, चेंज हुआ है, रिप्लेस किया गया, तो आपने कहा हाउएवर सच पार्शियल रिप्लेसमेंट फेल टू सेटिस्फाई, इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जबकि नाम पहले मेंशन नहीं था, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वहां से उसको कनेक्ट करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आजिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका कहता है द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन एंथ्रोलिंग वन था, ठीक है। इट हैज ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ एन एपिक टेल होगा, एंड येट द मोस्ट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स व्हाट स्टूडेंट्स एनकाउंटर अनफैक्ट्स फिगर्स नेम्स एंड
numbers, as in epics heroism was often accompanied by extreme sacrifices होगा. Accounts of this period are loaded with tales of loyalty, elegance, high ideals and पीसफुल इम्पैक्ट्स होगा. तो देखो सीधा सा तरीका है, इसमें हम ज़्यादा इधर उधर की बात ना करें. अगर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन एंथ्रोलिंग वन होगा. ठीक है. इट हैज़ ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ एन एपिक टेल. ये सारा का सारा ड्रामा और एक्साइटमेंट रहता है. जो एंड येट कहाँ बताया गया बेटा, एंड येट इन द मोस्ट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स वी फाइंड दैट वन नेम्स एंड ऑल दोज थिंग्स. अब इसके बाद में कह रहा है अकाउंट ऑफ दिस पीरियड. ये जो पीरियड हमने बताया, ये अकाउंट जो पीरियड था ना, यहाँ डिस्कस किया गया. As in epics, heroism was often accompanied by extreme sacrifices. A more vibrant retaliating is perhaps required for the tumultuous period of our history. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट है लुइस 15 of the Bourbon family of kings married to Australian princess Marina Antonetti in 1770. ठीक है. इसकी बात हुई. इसके बाद में क्या हुआ है? The accession was replaced in, देखो the accession was preceded. The accession कौन सा accession? In 1774. ठीक है. 1774 में शादी करी थी ना. लुइस 15 ascended to the throne France at the age of 20. 20 साल की उम्र में यहाँ गया था. ठीक है. अगर ऐसा हुआ है कि 20 साल की उम्र में ये हुआ, तो इसके बाद में आर के बाद में क्यों आएगा ना. अब आप आर क्यों मिलाओ, कहाँ कहाँ पर है. आर के बाद में क्यों कहाँ का है. आर के बाद में क्यों यहाँ पर है. ठीक है. आर के बाद में क्यों कहाँ दिखाई दे रहा है हमें. आर के बाद में क्यों में सी वाले में दिखाई दे रहा है. ठीक है. तो और आर के बाद में क्यों यहाँ भी बीच में आ रहा है. तो एक बार सी वाला मिला के देख लो. आर कह रहा है हमारा क्या कि इन 1774 लुइस 15 ascended to the throne of France at the age of 20. The accession was preceded by a war that added more than $1 billion lever to the debt that had already risen to more than 2 billion lever. ठीक है. यहाँ तक बढ़ गया था. फिर उसके बाद एस कह रहा है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. पूरी तरीके से खत्म कर दी. फर्दर मोर लेंडर्स, और बाद में क्या हुआ, जब फाइनेंशियल चीज़ें खत्म हो गई, लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स हो जाएगा. रिमार्केबली नेवरदलेस अंडर लुइस 15 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन. ठीक है. तो इन कॉलोनीज को छोड़ दिया गया. तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आते हैं. मॉन्टेस्क्यू वॉज द ग्रेट फिलोसफर ऑफ हिज टाइम. अब देखो इसके बारे में बताया गया, ही वॉन्टेड पावर टू बी शेयर्ड बिटवीन द किंग्स एंड नोबल्स एंड द थर्ड स्टेट. वो चाहता था कि पावर को ऐसे श्राइड कर दिया जाए. ठीक है. लेकिन यहाँ देखो, इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज ही propagated the theory of separating powers into 3 branches of government: legislative, executive and judiciary. तो सीधी सी बात है कि वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, उसके बारे में उसने एक बुक लिखी. वो उस बुक में ऐसा चाहता था. तो सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वो क्यू वाले से होगी. ठीक है. सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो क्यू वाले से होगी. तो हम क्यू से मिला के देखें. एक क्या ऑप्शन दिया है, यही आंसर होगा. देखो, इन हिज बुक द स्पिरिट, उसने ऐसा कहा है. पी में कहा गया ही वॉन्टेड पावर टू बी शेयर्ड बिटवीन द किंग्स एंड द नोबल्स एंड द थर्ड स्टेट, इनके बीच में होना चाहिए. आर कहता है टू प्रिवेंट एनी वन ऑफ द 3 क्लासेस फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल, रोकने के लिए कि ऐसा ना हो कि कोई क्लास बहुत पावरफुल हो जाए. मॉन्टेस्क्यू सजेस्टेड द मेकिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द चेक्स एंड बैलेंसेस के द्वारा बनाया जाए. और एस कहता है इफ दिस वाज डन, यदि ऐसा हो जाता, ही आर्ग्यूड, वो कहते हैं देयर वुड बी नो टायरनी एंड द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स कुड बी सेफगार्ड. कोई टायरनी होगी और टायरनी होगी नहीं, और लिबर्टी जो कि इंडिविजुअल्स की वो सेफ गार्डेड हो जाएगी. सी आंसर होगा. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट आइए. ग्लेशिएशन हैज इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन द लैंडस्केप बियॉन्ड द डायरेक्ट मॉडिफिकेशन क्रिएटेड बाय आइस इरोजन एंड डिपोजिशन. ठीक है. एट द सेम टाइम, ये लास्ट सेंटेंस होगा. वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया. ठीक है. एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे. द मिडलैंड्स व्हाट इज नाउ द country Warwick areas was formerly drained by the head. 2 well documented instances of such effects occur in England. 2 ऐसे इंस्टांसेस इंग्लैंड में हुए. आर से शुरुआत होगी और आर के बाद में पी आएगा. ठीक है. आर के बाद पी में दिया गया, बी करेक्ट आंसर होगा. भाई आपने कहा 2 इंस्टांसेस होंगे, सीधे सीधे समझा रहा है. वन एग्जाम्पल इज दैट, एक एग्जाम्पल ये वाला है. तो 2 में से एक एग्जाम्पल आपको पहले आ गया, बाकी बाद में दिया गया. तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात कर लेते हैं. द प्राइमरी एविडेंस फॉर क्लाइमेट चेंज दैट अकर्ड मैनी मिलियन ईयर्स अगो ऑफ द
रॉक एंड डिपोजिट्स देमसेल्व्स, ठीक है। अब जब हम सेडिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है कट इन द मैनी ईयर्स अगो रॉक्स एंड द डिपोजिट देमसेल्व्स, तो सेडिमेंट्स एंड फॉसिल्स इन द poles tell us great deal about the environment in which they were laid down. We must of course bear in mind when interpreting this formation that कौन सी formation नहीं पता चल रहा है, ठीक है। Nevertheless, even allowing this fact, for this factor, one of the most remarkable discoveries about the climate change of the past is that the two poles of the earth have been free of ice. दोनों के दोनों free of ice थे at least 90% of known history of the planet. We may find the close proximity to one another coal deposits indicating the humid conditions of the tropics, red sandstone laid down the deserts and morainic materials reflecting polar conditions. Okay, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, सेंटेंस शुरुआत होगी, देखो ये सारी बातें अलग लिखी गई हैं, ये बात S1 को कोऑर्डिनेट करती है, तो सेंटेंस P से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो P से शुरू होने वाले सेंटेंस में एक ही सेंटेंस है P। हम सेडिमेंट्स की बात करें, फॉसिल्स की बात करें, किस पे, इन द टू पोल्स पे, ग्रेट डील अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच दे वर लेड डाउन, जिसमें वो दबा दिए गए थे। क्यों कहता है वी मस्ट ऑफ कोर्स बियर इन माइंड, हमें याद रखना होगा वेर इंटरप्रिटिंग दिस इंफॉर्मेशन, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन पी में दी गई है, जब हम इसे बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट्स की वजह से नो वन लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ हैज नेसेसरीली गॉन थ्रू सच मार्क क्लाइमेटिक विसिसिट्यूड्स। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बनेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं। Every geological period has been dominated by one particular form of life. As conditions change to those of a new period, different types of organism emerged into dominance. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हम किसकी बात करें, जियोलॉजिकल पीरियड की बात कर रहे हैं, डोमिनेटेड बाय द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। As conditions changed to those of a new period, different types of organism emerged into dominance. ठीक है, आ जाओ बात करें। तो हमने कहा इंडिविजुअल शिफ्ट रिलाई ऑन अपॉर्चुनिटी, इकोलॉजिकल एक्सेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एडाप्टेशन। करेक्टरिस्टिकली कौन से करेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है ना भाई। करेक्टरिस्टिकली होगा, कुछ बताओ तो सही। विद इन ईच पीरियड, दोनों पीरियड के बीच में, कौन से पीरियड्स के बीच में, इवन ब्रीथ टेकिंग अ शिफ्ट ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंस वंस हैव अकर्ड बिफोर, सो दैट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज प्रोग्रेसिव। ठीक है, इंडिविजुअल शिफ्ट रिलाई ऑन अपॉर्चुनिटी, इकोलॉजिकल एक्सेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एडाप्टेशन। ठीक है, इसके बाद ये जो कह रहा है ना पी वाले में, इसके बाद बता रहा है कि करेक्टरिस्टिकली, यानी कि ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, पी के साथ कनेक्टेड है। तो पी के साथ क्यों आएगा, जो यहाँ है यहाँ नहीं है, पी के साथ क्यों यहाँ है, पी के साथ क्यों यहाँ नहीं है। आर वाला सेंटेंस विद इन ईच पीरियड हमें डिसाइडेड नहीं है, तो शुरू नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। बस लॉजिक लगाना होता है कि जब इसके साथ कोई कनेक्टेड सेंटेंस नहीं, देखो पहले वाला सेंटेंस देखना होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पी वी तो पहले था, या पी पहले नहीं है, पी तब पहले जब क्यू के साथ ये कनेक्ट होगा, वरना हमारा पहला सेंटेंस मतलब पी के लिए भी पहला ये है, क्यू के लिए पहला ये, आर के लिए पहला ये और एस के लिए पहला ये है। तो पहले का मतलब है S1 ही तो पहला है, ऐसा थोड़ी कि पी ऊपर लिखा गया तो पी पहला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट, The sun is the primary transmitter of energy for the process of change on the Earth's surface and in the atmosphere. इन 10 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से लेंथी थे, बच्चों को टाइम लगेगा, वरना 8 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी उतना ही ईजी है। हमने कहा ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ इंसुलेशन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। जब हम कहते हैं इट्स रेज आर ट्रांसमिटेड इन वेरियस wavelengths होती है ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम, मेनली इन द अल्ट्रा वायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड बैंड्स, व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम, कहीं बात नहीं हो रही है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी द अर्थ रिसीव फ्रॉम द अदर सेलेस्टियल बॉडीज इज नेग्लिजिबल बाय कंपैरिजन। अब देखो ये आर वाला सेंटेंस बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो सन है ना वो प्राइमरी ट्रांसमीटर ऑफ एनर्जी है फॉर द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑन द अर्थ सरफेस एंड द एटमोस्फेयर। आर कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी द अर्थ रिसीव फ्रॉम अदर सेलेस्टियल बॉडीज इज नेग्लिजिबल बाय कंपैरिजन, वो सबसे कम है। अब कहते हैं इसके बाद में रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन, इसको इंसोलेशन कहा जाता है, और बाद में इसको द इंसोलेशन करके हर जगह एड्रेस किया गया। तो करेक्ट आंसर डी वाला होगा, मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टेम्परेचर इंडिकेट्स द रिलेटिव डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ऑफ हीट और सब्सटेंस। Temperature is an index of sensible heat, not a direct measure of the quantity of energy, या फिर जीरो ऑन दिस स्केल इज द, अब ये जीरो ऑन दिस स्केल कौन सा स्केल कुछ नहीं पता है। इफ हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी टू अनदर, वन बॉडी टू अनदर, द फॉर्मर हैज द हायर टेम्परेचर। एक से दूसरे में प्रोसेस की आप बात कर रहे हो,
टू इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी द आर्बिट्रेरी स्केल इज रेफरेंस इज एम्प्लॉयड। जब हम टेम्परेचर की बात करें तो सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में तो बताओ, टेम्परेचर के बारे में पी में बताया गया और पी से एक ही सेंटेंस शुरू हुआ, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बात खत्म होती है। टेम्परेचर इंडिकेट्स द रिलेटिव डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और हीट ऑफ अ सब्सटेंस। टेम्परेचर इज अ इंडेक्स ऑफ सेंसिबल हीट, नॉट अ डायरेक्ट मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। अब आप इसको कनेक्ट करते चले जाएंगे, डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग की बात कर लेते हैं, कौन सा किसके साथ होगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन हैं, मुश्किल नहीं होते हैं लेकिन पूछे आपसे बहुत अलग तरीके से गए हैं। जैसे हमने बात की नाउन कौन सा होगा, तो इसमें से एक नाउन निकालना है, जिनके बाद में TION आता है वो नाउन होते हैं, तो पहला वाला नाउन होगा, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा और तीसरा मिला लो, तो वर्ब कौन सा पूछा गया, क्वालिफाई वर्ब होगा, यानी कि ये आ गया थर्ड वाला। अगर आप अगला भी मिलाना चाहते हो तो एडवाई, जिनके बाद में LY आता है वो एडवर्ब होती है, दूसरा वाला हो गया। जो बचा एडजेक्टिव होगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सीधे सीधे तरीके हैं, मुश्किल नहीं है। नाउन आता है इन दोनों में से। अब आपने पढ़ा होगा टू अर इज ह्यूमन, पढ़ा है टू अर इज ह्यूमन, अगर ये आपने पढ़ा है तो याद आ गया होगा। टू के बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको तो मैं वर्ब कह सकता हूँ, बिल्कुल सीधे सीधे हैं। एरोनियसली ये क्या होगा, LY आ गया तो इसको आप कह दो कि एडवर्ब होगा। एरोनियस आपका एडजेक्टिव होगा और एरर आपका क्या बचा, नाउन बचा। बात खत्म हो गई। तो आपने कहा ए में नाउन आएगा यानी कि 1 होगा, तो ए का 1 कौन सा, बी और सी में है। अब बात आती है नेक्स्ट वाले की, वर्ब कौन सा, वर्ब अर है, यानी कि इसमें थर्ड आना चाहिए, ये आ गया बेटा थर्ड वाला। दूसरा देख लो, एडवर्ब के लिए सी के लिए दूसरा आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और एडजेक्टिव के लिए क्या आना चाहिए, चौथा आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर यहाँ भी सी वाला होगा। ठीक है, मिला के दिखा रहा हूं तो आराम से देखते जाओ। नाउन है, अब जैसे ये वाला पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, नाउन है, थिंक है, केयर है। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा है, कैसे मैं बता देता हूँ। ये जो थिंक है ये वर्ब है, ठीक है, ये जो केयर है ये नाउन कम वर्ब दोनों भी तो हैं। केयरफुली आपका एडवर्ब होगा और ये आपका एडजेक्टिव होगा, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, वो मैं बता रहा था। मिला के देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे नाउन पूछा गया है, तो नाउन हम मान लेते हैं किसको, केयर को। ठीक है, तो केयर यहाँ भी है, केयर यहाँ भी है, और थिंक को भी नाउन मान सकते हैं। तो देखो यहाँ मतलब इन्होंने कंफ्यूज भी अच्छे से किया है, तो बाकी को मिला लो आप। वर्ब कौन सा होगा उसको छोड़ो, पहले इन दोनों को देखो। सी वाला क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब आपका होगा थर्ड, एडवर्ब होगा थर्ड, यहाँ आंसर होगा। ठीक है, फिर आपसे कहा गया एडजेक्टिव कौन सा होगा आपका, एडजेक्टिव होगा फोर्थ वाला, यानी कि यहाँ पर। तो ये दोनों जो आपके निकल के आते हैं ये दोनों बिल्कुल सही है, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो 2 और 1 निकाल लो। तो 2 क्या हो गया, वर्ब 2 क्या हो गया, नाउन का दूसरा हो गया, यानी कि ये आपका नाउन हो गया केयर, और वर्ब कौन सी होगी आपकी, थिंक होगी। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा बेटा, 73 का करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक, कंफ्यूजन बस ये था कि केयर को क्या माने, क्योंकि केयर दोनों होता है। नेक्स्ट आइए, नाउन वर्ब। अब जैसे इसमें भी पूछा गया डुप्लीकेशन, ये सीधी सीधी बात है, नाउन होगा, तो ये दोनों में से तो एक आंसर निकल के आएगा भाई, 2 मिल गए। अब देखो इन्होंने ये भी फिक्स कर दिया चौथा वाला, यानी कि एडजेक्टिव इन्होंने फिक्स कर दिया कि डुप्लीकेट क्या होगा, एडजेक्टिव दिया है ना चौथा वाला डी, हाँ इन्होंने कर दिया ये डुपल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है डुप्लीकेट्स क्या है, वर्ब है, थर्ड होगा, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। ठीक है, ड्यूअली क्या होगा, ये तो आपका एडवर्ब भी बचेगा ना। एडवर्ब किस पे नंबर दिया, सी पे थर्ड, सी का थर्ड होगा ना, ये वाला एडवर्ब होगा। ठीक है, सी का 1 होगा, कुछ गड़बड़ होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आओ एक बार फिर मिलाते हैं। नाउन है आपका डुप्लीकेशन, यानी कि दूसरा होगा आंसर, ये दोनों में से एक होगा। ठीक है, फिर आता है आपका वर्ब। वर्ब कौन सा होगा, तीसरा होगा या फिर पहला होगा, तो पहला वर्ब नहीं है तीसरा है, यानी करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। ये आ गया आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, ऐसे निकालना था। वो लिख के रहते हैं, फिर आपको भी ऐसे एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ होगा। अब मानो कोई पूछे एडवर्ब क्या है, तो ड्यूअली एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव क्या है, ये आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। आपसे कहा गया इमानेंट है, एक्सोडस है, आउटवर्ड है, एग्जिट है। ठीक है, अब इसको भी मिलाते हैं, चले जाओ कौन कौन से आंसर होंगे, देखो आराम से। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन की। नाउन कौन सा होगा, नाउन है एक्सोडस। एक्सोडस होता है लोगों को छोड़ देना। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया कि नाउन होगा आपका दूसरा एक्सोडस। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट फिर आपने कहा वर्ब क्या होगा, वर्ब करना होता है एग्जिट कर देना, यानी कि चौथा होगा, यहाँ पे आ गया चौथा, दूसरा यहाँ भी है, चौथा यहाँ नहीं है, तो करेक्ट आंसर तो आपका यहीं से पता चल गया कि 75 का करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक, बाकी
अगर आप कहें कि थर्ड क्या एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब आपका थर्ड वाला होगा, आउटवर्ड होगा, प्ले आउटवर्ड ऐसे कर सकते हैं ना। और नेक्स्ट आपने कहा एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव आपका कहा गया, एडजेक्टिव क्या कह दिया, फर्स्ट वाला इमनेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है नाउन। कौन सा पूछा गया है, नाउन अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी देखो स्पेक्टेटर को लेके आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। स्पेक्टोरियल एडजेक्टिव होगा, एक्सट्रीमली एडवर्ब होगा, स्पेक्टेट वर्ब होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें नाउन कौन सा होगा, तो थर्ड वाला होगा, यानी कि आंसर इन दोनों में से एक निकलेगा, ठीक है। ये दोनों नाउन है। अब पूछा जा रहा है वर्ब क्या होगी, स्पेक्टेट वर्ब होगी, यानी कि स्पेक्टेट कौन सा वाला है, चौथा वाला है। तो देखो यहीं से आंसर निकल गया, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। तो 76 का करेक्ट आंसर डी वाला होगा। अगर आप आगे मिलाएंगे तो एडवर्ब एक्सट्रीमली हो जाएगा, जो हम पहले ही समझ पा रहे हैं, और एडजेक्टिव क्या होगा, स्पेक्टेटोरियल होगा, ठीक है, बी आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ डी वाला बनेगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ऑडिटोरी, हियर, हार्क एंड हियरिंग, ठीक है। देखो यहाँ भी प्रॉब्लम है, ये जो हियर वर्ड होता है ये भी वर्ब होता है, और हार्क माने किसी को चिल्लाना, ये भी वर्ब होता है। यहाँ भी ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन है क्या कि हार्क जो होता है ना, हार्क ऑन करना, वो एक एक्सप्रेशन भी होता है, तो उन्होंने इसको इंटरजेक्शन इसलिए मान लिया। वैसे अगर आप हार्क को डिक्शनरी पढ़ेंगे तो आपको वर्ब भी मिलेगा। तो अब इसमें मिलाना शुरू कर देते हैं। इसमें हमसे कहा गया कि जो नाउन होगा वो या तो ऑडिटरी होगा या हियरिंग होगा। तो हियरिंग में आईएनजी लगने के बाद वो एडजेक्टिव भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन ऑडिटरी टूल्स होती हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब हम नाउन कौन से वाले को मानेंगे, फर्स्ट वाले को ही मानेंगे, क्योंकि हमने आईएनजी फॉर्म को तो एडजेक्टिव मान रखा है पहले। लेकिन यहाँ अगर आप इसको एडजेक्टिव मान लोगे तो ऑडिटरी क्या होता है, वो आपका नाउन नहीं होता है। तो ऐसे ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जो क्वेश्चन दिए गए, ये भाई आपके साथ मतलब ये था कि बस एग्जाम में खेलने की कोशिश करिए। तो हम कह रहे हैं कि जो वर्ब होगा वो हमारा कौन सा होगा, दूसरा वाला होगा, बिल्कुल मिल गया। तो ये दूसरा वाला वर्ब आ गया, तो ये आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। और इसको हम कंफर्म कर ही रहे हैं कि इंटरजेक्शन कौन सा होगा, थर्ड वाला। तो सी में थर्ड यहाँ पर है, तो आपका करेक्ट आंसर 77 का सी वाला बन जाता है, ठीक है। एक्स आप ब्रेक करो, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपने कहा फिर से नाउन बताओ। अब जैसे इसमें है, अब नोइंग है, नो है। अब देखो नोइंग में आईएनजी लग गया, ये वर्ब भी हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है, और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ऐसा तो मान लोगे ना। लेकिन नो से वर्ब होगा, नोइंगली जो होगा ये सिर्फ एडवर्ब होगा, और नॉलेज जो होगा ये सिर्फ नाउन होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब जैसे नोइंग है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी तीन के साथ तो सही है ना। तो आपने कहा चलो इसको छोड़ देते हैं, तो हम मिला लेते हैं वर्ब। नो क्या होता है, वर्ब। दूसरे का आंसर बी जो होगा वो दूसरा आंसर, इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है, क्लियर है। एडवर्ब कौन सा होगा, नोइंगली होगा। थर्ड का आंसर, सी का आंसर थर्ड होगा, तो सी का आंसर थर्ड, यहाँ भी देखो थर्ड यहाँ भी है, ठीक है। फिर एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, अब ये नोइंग होगा, अब ये नोइंग होगा, यानी कि फर्स्ट होगा, और यहाँ फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है। और फिर इसके बाद में क्या, देखो अब हम कह सकते हैं कि नाउन क्या होगा, नॉलेज होगा। नॉलेज नाउन है, यानी कि इसको चौथे वाले को फर्स्ट में रख दो। तो हमारे चार गोले यहाँ बन गए, ए करेक्ट आंसर होगा 78 का। अब आ गया समझ, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अब ये कॉगिटेशन है, TION आ गया, तो कंफर्म है कि नाउन ही होगा। तो नाउन पहला होगा, यानी कि इन दोनों में से आंसर है। यहाँ भी अगर हम मिल जाए तो तभी काम चल जाएगा। वर्ब क्या होगी, कॉगिटेट वर्ब होगी, यानी कि ये वाला आंसर बन गया, देखो सी वाला, बात खत्म हो गई। दूसरा क्या है, अब ये सी एडवर्ब क्या है, एडवर्ब मिला के देख लो। एडवर्ब कौन सा, पेंसिवली दिया गया, LY आ गया तो एडवर्ब भी होगी, ठीक है। TIV IV आ जाए तो हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो बात सही है। तो करेक्ट आंसर आपका 79 का सी वाला बन जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आंसर होगा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका नाउन क्या होगा, इंट्यूटिव है, इंट्यूशन है, ट्यूशन आ गया, ये नाउन हो गया, यानी कि दूसरा। शुरू कर दो, इन दोनों में से एक आंसर होगा, ये आंसर नहीं हो सकते हैं। अब तीसरा है, चौथा मिला दो बस, ठीक है। बी का आंसर वर्ब। वर्ब या तो तीसरी है, चौथी है, तो वर्ब कौन सी होती है, इंट्यूट तो हो सकते हैं, इंट्यूटिवली नहीं होगी, तो एडवर्ब होगा। अब एडवर्ब कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, यानी कि ये यहाँ क्या आ जाएगा, थर्ड वाले यहाँ आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका 80 का क्या बन जाएगा, बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। बताओ, सीधा सीधा है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां भी पूछे गए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले ऐसे वाले पूछे जाते थे, सीधे सीधे थे, बच्चा ब्रेक कर लेते थे। हैप्पीनेस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव है, कॉमन नाउन है। तो बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। हैप्पीनेस को ना तो टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। नेक्स्ट आइए, आई वंडर इफ क्या है, कंजंक्शन है, आगे एक सेंटेंस लिखा गया, तो आई सब्जेक्ट है, तो वंडर क्या होगा, वंडर एक वर्ब होगा, बात खत्म हो गई, बाकी कुछ बन ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है, द मैनेजर एक्सपेक्ट्स एवरी एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय क्या नाउन है, तो एवरी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव के प्लेस में हम डिटर्मिनर्स कह सकते हैं। अब देखो आ जाओ, इंडेफिनिट न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल से कोई मतलब ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं हो सकता। डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दिस दोज होते हैं। डेफिनिट होता है, जैसे आपने कह दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये व्यू भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला होगा। इसमें न्यूमेरल नहीं होना चाहिए था, बट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होना चाहिए था।
नेक्स्ट आइए, द राइटियस्ट ऑलवेज इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है। अब जैसे इन्होंने पूछ लिया ये कैसा नाउन है, तो पहली बात तो ये समझो नाउन ऐसे होना नहीं चाहिए। जब आप ये लिखते हो द पुअर आर नॉट हैप्पी, ये याद आ रहा है, द पुअर आर नॉट हैप्पी, तो हम आपको यहाँ क्या पढ़ाते हैं, हम आपको ये पढ़ाते हैं कि जो द पुअर लिखा जाता है इसको हम नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। और नॉमिनल एडजेक्टिव जब बनता है, जब एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा लग जाए, तो पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है ये नाउन का काम करता है, और ये नाउन हमेशा का प्लूरल यूज होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको द राइटियस करूं तब तो ये पूरा नॉमिनल एडजेक्टिव बनेगा, यदि मैं दा को हटा दूं तो राइटियस एडजेक्टिव नहीं है, वो राइटियस नाउन नहीं है, फिर तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सच बात ये यहां तक अंडरलाइन होना चाहिए, द राइटियस ये नॉमिनल एडजेक्टिव बना। अब इसके हिसाब से वर्ब कैसी है, प्लूरल है। जब ये वर्ब प्लूरल है तो अब मैं इसको कह सकता हूं कि नाउन प्लूरल होगा। तो कभी कभी ये लाइन ना खींचना, लाइन को कहीं कर देना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं ये कह दूं आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट, मैं दोबारा लिख देता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, आप मेरी बात समझ जाएंगे। आई वॉन्ट टू प्ले, अब कोई मुझसे पूछे कि टू प्ले क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि नाउन है, इन्फिनिटिव है। अब कोई मुझसे पूछे कि टू प्ले में प्ले क्या है, तो मैं क्या कहूंगा, ये तो वर्ब ही है ना। अब कोई कहते नहीं ये तो नाउन है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, तो बेटा इन्फिनिटिव तो यहां से यहां तक है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए, इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, डे क्या है, नाउन है, तो एवरी क्या होगा, डिटर्मिनर आएगा। डिटर्मिनर कहाँ है, नहीं दे रखा, तो एडजेक्टिव आंसर मार्क कर दो, ठीक है। आपको बता रखा है डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में एक डिफरेंस होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, डिटर्मिनर के बाद हमेशा नाउन आता है। आगे बढ़िए, आई मस्ट, ठीक है, आई मस्ट आस्क फॉर टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया क्या आंसर होना चाहिए, कि आई मस्ट देयरफॉर होगा, दस होगा, फॉर एग्जाम्पल होगा, या लाइकली होगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा सा तरीका है, आई मस्ट देयरफॉर आस्क फॉर द टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड होगा, करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, ना 10 है ना एग्जाम्पल दिया गया, ना ही ये लाइकली कंडीशन होगी। नेक्स्ट देखिए, आपने कहा एलोक्वेंट एक्सप्रेशन, एलोक्वेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्केप्टिसिज्म कैन बी फाउंड इन द हाई थ्योरी रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। अब ये कैसे थे, अनएंगेजिंगली एक्सप्रेशंस, एलोक्वेंट एक्सप्रेशंस, या फिर समवॉट कुछ, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और देखो फॉर्चुनेट, लकीली का कोई मतलब नहीं है, या तो अनएंगेजिंग होगा, इंडीड होगा। इंडीड एक एडवर्ब होती है जिसका मतलब तो वास्तव में, तो इंडीड एलोक्वेंट एक्सप्रेशंस ऑफ दिस स्केप्टिसिज्म कैन बी फाउंड इन द हाई थ्योरी रिमूव फ्रॉम द रियलिटी, तो करेक्ट आंसर आपका 87 का सी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपने कहा आई शैल कंसीडर द नैरो लाइन्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आर्टिकुलेटेड बाय फिलोसोफर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इन पर्टिकुलर, वास्तव में इन पर्टिकुलर, आई शैल कंसीडर इन पर्टिकुलर द नैरो लाइन्स, मैं बस उन नैरो लाइन्स की बात कर रहा हूँ ऑफ आर्ग्यूमेंट की, आर्टिकुलेटेड बाय द फिलोसोफर, जो फिलोसोफर्स ने आर्टिकुलेट की थी। नेक्स्ट, somewhat significantly, unexpectedly या overmuch होगा, issues of religious plurality are embedded in the relationship between different followers of the party। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 89 में कहा गया significantly, मतलब ये एडवर्ब है जिसको हम शुरू में रखते हैं, सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। significantly issues of religious plurality are embedded, उन्हें कैसे किया गया, अच्छे से एम्बेडेड किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है वी कैन टेक रिकोर्स टू व्हाट आई कॉल एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ। एग्रीवडली होगा, एग्रीव होके, फाइनली होगा, फेटली होगा, या एक्सेप्टेबली होगा, ठीक है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फेटली होता, फेट के साथ हुआ, या एक्सेप्टेबली हुआ है, एग्रीव्ड करके भी नहीं हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फाइनली होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। फाइनली वी कैन टेक रिकोर्स टू व्हाट आई कॉल एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये लूज एंड लूज वाले वर्ड्स आते हैं, ये भी देखा जाए तो उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूछ लिया फिर से, पहले इनके मीनिंग पूछते थे, अब क्या पार्ट ऑफ स्पीच के साथ ब्लेंड कर दिया, ठीक है। लूज जो होता है, अगर आप ये बात करें तो एक वर्ब होती है जिसका मतलब खोना होता है, लूज एक एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी ढीला बताता है, ठीक है। तो लूज इज अ वर्ब मीनिंग टू मिसप्लेस हो सकता है, एंड लूज इज एन एडजेक्टिव मीनिंग स्लैक और मूवेबल हो गया, आंसर हो सकता है। लूज इन एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, लूज इन एडजेक्टिव नहीं होगा, लूज इज अ वर्ब हो सकता है, स्लैक नहीं होता, फिर ये मिसप्लेस करना होगा, तो 91 का करेक्ट आंसर ए वाला आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एनीवे एंड एनीवे, ये जो एनीवे एक साथ लिखा जाता है बेटा, ये एडवर्ब होती है, और आप ये समझ लो कि इसको आप यहाँ डिटर्मिनर कह सकते हो, इसको आप नाउन कह सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो एनीवे इज एन एडवर्ब मीनिंग एनी मैनर और मेथड, एनीवे इज अ फ्रेज मीनिंग रिगार्डलेस, ठीक है। एनीवे इज अ फ्रेज मीनिंग एनी मेथड, एनीवे इज अ फ्रेज, ये आंसर गलत है।
एनीवे इज एन एडवर्ब हो सकता है, मीनिंग रिगार्डलेस होगा। एनीवे इज अ फ्रेज मीनिंग एनी मैनर या मेथड, ये आंसर हो सकता है। एनीवे इज अ फ्रेज मीनिंग नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपका 92 का बेटा सी वाला बन जाएगा। 92 का करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, क्योंकि एनीवे एक एडवर्ब है और एडवर्ब के हमें दो ही आंसर दिए गए, लेकिन एनीवे का मतलब होता है रिगार्डलेस। एनीवे कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, रिगार्डलेस। नेक्स्ट आता है एल्यूजन और इल्यूजन होता है, ठीक है, ये कहाँ का यूज करते हैं। इल्यूजन माने भ्रम हो जाता है, ठीक है, एल्यूजन माने भ्रम होता है। दोनों के बाद में SION लगा है तो इससे कंफर्म हो गया कि दोनों ही नाउन है, दोनों ही आपके नाउन है। ऐसा नहीं है कि कोई एक नाउन है कोई एक नाउन नहीं है, ठीक है। आ जाइए, एल्यूजन इज अ नाउन दैट इज एन इम्प्लाइड रेफरेंस टू समथिंग और इल्यूजन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फॉल्स आइडिया। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। एल्यूजन इज अ नाउन दैट इज एन इम्प्लाइड रेफरेंस टू समथिंग। एल्यूजन इसको उल्टा किया है ना, इज अ नाउन दैट रेफर टू फॉल्स आइडिया। तो एल्यूजन फॉल्स आइडियाज की बात नहीं करता है, इम्प्लाइड मीनिंग की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तो वर्ब दे दिया बिल्कुल गलत है, एडवर्ब दे दिया बिल्कुल गलत है, यानी कि ये दो तो अलग ही हट के दो में आंसर है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा बेटा, ए वाला ही होगा 93 का, क्योंकि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, नाउन है और एम्प्लाइड रेफरेंस की बात करता है। इल्यूजन वही होता है जो भ्रम होता है, तो भ्रम क्या होता है, फॉल्स आइडिया होता है। ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है अप्रेज होगा और अप्राइज होगा। अप्रेज एंड अप्राइज को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो, अप्रेज का मतलब होता है टू जज, किसी चीज को जज कर देना, और अप्राइज मतलब होता है टू एग्जामिन। पहले इनका मीनिंग समझ लें, और दोनों ही वर्ब होती हैं, ठीक है, दोनों ही वर्ब होती हैं और दोनों कैसे आप यूज कर सकते हो। तो मिला के देखो, अप्रेज इज अ वर्ब मीनिंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, अप्रेज इज अ वर्ब मीनिंग टू एग्जामिन, ठीक है, उल्टा कर दिया गया है। Appraise is a verb meaning to examine, form an opinion about something, and appraise is a verb meaning to inform about something. बी आंसर हो सकता है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नाउन तो ये नहीं हो सकता, एडवर्ब ये नहीं हो सकता। तो 94 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा, 94 का करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, ठीक है। 94 का करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, बात खत्म होगी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है क्लाइमैक्टिक एंड क्लाइमेटिक होता है। क्लाइमैक्टिक देखो जो वर्ड होता है, इसका मतलब क्लाइमेटिक जो होता है वो तो रिलेटेड टू द क्लाइमेट ही होता है। क्लाइमैक्टिक मतलब समझो कुछ क्लाइमैक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर की बात करता है। तो क्लाइमैक्टिक इज एन एडवर्ब होगा, एडवर्ब तो होते नहीं है दोनों, मतलब कोई भी एडवर्ब नहीं होता है, दोनों के दोनों ही ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, चाहे क्लाइमैक्टिक हो क्लाइमेटिक हो। तो ये गलत हो गया, क्लाइमैक्टिक इज एन एडजेक्टिव मीनिंग क्लाइमेट होगा, नहीं हो सकता है। क्लाइमेटिक वर्ब नहीं हो सकता, तो तीनों देखो वर्ब, एडवर्ब और क्लाइमेट की वजह से तो ये वैसे डिलीट हो गए। क्लाइमैक्टिक इज एन एडजेक्टिव मीनिंग मोमेंट ऑफ हाइट एंड एक्साइटमेंट, क्लाइमैक्स होगा, हाइट एंड एक्साइटमेंट की बात करें। और क्लाइमेटिक इज एन एडजेक्टिव मीनिंग क्लाइमेट इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब ये वर्ड आते हैं एडवाइस। अब ये जो एडवाइस होता है ये तो आपका नाउन होता है, और आपको याद भी होगा ADVISE आपका वर्ब होता है। सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन इतने सारे पूछे गए जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसको तैयार है वो बढ़िया नंबर लाया होगा, ठीक है। अब इसमें पहले वाले में CD लगा दिया, नाउन में कभी ED नहीं लगाता, ये आंसर हो सकता है। यहाँ अगर मैं देखा तो यहाँ भी CD लगा हुआ है, यहाँ पे CING लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर पर बी ही हो सकता है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म में ही ED और ING लगाए जाते हैं, नाउन में ED ING नहीं लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, इलिसिट क्या होता है भाई, इलिसिट होता है जैसे इलीगल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसके लिए हम इलिसिट का यूज कर देते हैं। तो हमने कहा द पुलिस पुट आउट अ नोटिस टू इलिसिट, इलिसिट नहीं हो गए, अब गलत है, ठीक है। इलिसिट ट्रेडिंग बिल्कुल सही बात है, इलीगल ट्रेडिंग होगी। द ऑफर फॉर द न्यू रेजिडेंशियल एरिया इलिसिटेड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ये भी वो हमें मिल गया, आंसर वही होगा, द इलिसिटेड नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 97 का बी होगा। नेक्स्ट आइए, 99 इफेक्ट होता है, फिर हम याद कर रहे हैं, एक होता है हमारा AFFECT इफेक्ट, ये वर्ब होता है, ये हमारा नाउन होता है, लेकिन जब ये वर्ब होता है इफेक्ट तो उसका मतलब टू प्रोड्यूस होता है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। द वेदर कंडीशंस बिगिन टू इफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट होगा, प्रभावित करना। क्लाइमेट चेंज विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज विल हैव रखते हैं क्या, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, नाउन के जैसे यूज हुआ, ये आंसर हो सकता है। द पीपल ऑफ द टाउन वर डीपली इफेक्टेड नहीं होगा, अफेक्टेड होगा। ऑल क्रिएचर्स आर इफेक्टेड नहीं होगा, इफेक्टेड होगा। तो इसका भी 98 का करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ब्रेक। एक ये ब्रेक होता है जो मैकेनिज्म होता है रोकने के लिए, नाउन होता है, और एक आपका BREA के तोड़ना होता है। अच्छा, ये ब्रेक नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाउन होगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन कॉज द ब्रेकिंग ऑफ द फ्लो, ब्रेकिंग ऑफ द फ्लो नहीं होगा, फ्लो को ब्रेक रोका नहीं जाता, मतलब तोड़ने वाली कंडीशन में, ये आंसर नहीं होगा।
द आपने कहा द रैपिड स्वेलिंग वाटर कॉज द डैम वॉल्स टू ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना होगा, BREAK होना चाहिए था। द ड्राइवर ब्रेक शार्पली टू अवॉइड अ कोलिजन, ये आंसर हो सकता है। द यंग ऑफिसर डिड नॉट नो हाउ टू ब्रेक, हाउ टू ब्रेक मतलब तोड़ना होगा। द अनवेलकम न्यूज मतलब कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज, वो वाली, तो करेक्ट आंसर सी वाला होगा। बात करता मैं नेक्स्ट, आइए। इनसाइट उकसाना होगा, ही हैज अ डीप इनसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन होगा। इनसाइट मतलब उसके इनसाइट्स क्या है, उकसाना नहीं, एक्साइटेड नहीं, इनसाइट है, ठीक है। द वर्ड ऑफ द स्पीकर इनसाइटेड फीलिंग्स ऑफ एंगर, सॉरो एंड ग्रीफ होगा। द रिसर्च गेव द ऑडियंस एन इनसाइट इनटू मार्केट ट्रेंड्स, या सिंस ही वाज इनसाइट शी डिसाइडेड टू कॉल आउट टू हिम, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा समझो। ही हैज अ डीप इनसाइट, उसके अंदर डीप इनसाइट है, ठीक है ना, ये वर्ब होती है तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है ना। द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इंसाइटेड फीलिंग्स, ये हो सकता है इंसाइटेड कर देना। गिव द ऑडियंस एन इंसाइट, नाउन के जैसे यूज किया है, वॉज इंसाइटेड होगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। यहाँ क्या होता है, एक आपको लिस्ट दी जाती है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एक वर्ड और एक्सप्रेशन होता है, लिस्ट 2 में उसका मीनिंग आपको बताना होता है, ठीक है। अब आपको वर्ड दे दिया गया एनसीयू। एनसीयू का मतलब क्या होता है, मानो आपको ये याद है, ये याद है, ये याद, कौन सा याद है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जहाँ से याद है वहाँ से शुरू करो। जैसे मोराज मतलब होता है, बिल्कुल क्लियर याद है कि ये वेट या मडी ग्राउंड होता है। तो मडी ग्राउंड कहाँ दिया गया, फर्स्ट में दिया गया, तो बी का 1 होगा, यानी कि आंसर आपका इन दोनों में से एक निकल जाएगा, ये कंफर्म्ड हो गया, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते ना, इसको हटा दो। अब आप अगर एक भी ढूंढ लेते हैं तो बाकी देखो यहाँ पे दोनों दिए गए, यानी कि सी जो है वो कंफर्म्ड है। सी इम्ब्रोग्लियो होता है मतलब आपका, और उसका आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इश्यूज ही होगा हमेशा, ठीक है। पॉटपुरी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स होता है, पॉटपुरी मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स होगा। तो डी का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, डी का आंसर थर्ड किस में, यहाँ पर है, तो आपका आंसर कौन सा वाला होगा, सी वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा मालवर्जेशन है, कॉनेंड्रम है, इंसेसेंट है या मुलेट है। अब इसको एक एक करके समझो। ये जो मालवर्जेशन होता है ये कौन होता है, ये होता है एक करप्ट ऑफिसर होता है। तो यानी कि ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ यहाँ भी है और ए का फोर्थ यहाँ भी है। ए का फोर्थ हमारा 2 जगह है, अब दोनों में से एक आंसर निकाल लो। कॉनेंड्रम क्या होती है, पहेली होती है, पहेली दूसरे वाले में, और यहाँ देखो कौन सी है, पहेली कहाँ है, कॉनेंड्रम होता है कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम। तो करेक्ट आंसर आपका ये वाला बन जाएगा, ए हो गया, बात खत्म होगी, बाकी आप मिलाते रहना आराम से। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। इम्प्यून है, स्प्रू है, हारंग है, जैबरिस है। अभी जो हारंग होता है ये होता है भड़काऊ भाषण, ठीक है। भड़काऊ भाषण देखो कहाँ लिखा गया, एग्रेसिव लेक्चर यहाँ लिखा गया, यानी कि सी का आंसर चौथा वाला होगा, सी का चौथा, ये दोनों जगह है, यानी कि आंसर आपका तो ए वाला होगा या फिर सी वाला होगा। अब मैं ऐसी जगह मिला लूँ जहाँ अलग अलग हो। मैंने देखा देखो यहाँ दोनों जगह 3-3 दे रखे, यहाँ 1 और 2 दे रखे, तो आप एक ऐसा निकाल लो जो बिल्कुल अलग अलग हो। जैसे ए का आंसर है इम्प्यून। अब इम्प्यून का मतलब क्या होता है, या तो आपको इम्प्यून का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। इम्प्यून का मतलब होता है जब आदमी थोड़ा डिस्प्यूट को शो करता है, एक्सप्रेसिंग डाउट्स, यानी कि करेक्ट आंसर इसका सेकंड वाला बन जाएगा ना, एक्सप्रेसिंग डाउट्स हो गया, ठीक है। स्प्रू का मतलब होता है फ्लो होकर निकलना किसी चीज का, तो ये फ्लोइंग आउट ऑफ वाटर हो गया, तो बी का आंसर थर्ड हो जाएगा, तो आपका आंसर सी वाला बन जाएगा, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हम कहते हैं कैविएट। कैविएट होती है वार्निंग, सीधा सीधा सबको पता होता है कि इसका आंसर दूसरा वाला होगा, तो ए का आंसर दूसरा वाला होगा, यानी कि आंसर यहाँ पर है, देखो ए और बी हट गए, सी और डी में से एक आंसर होगा, तो या तो सी होगा या डी होगा। अब यहाँ आप देखो यहाँ दोनों 1 है, यानी कि दोनों 1 है, इसको निकालने का कोई फायदा नहीं है कि अगर आपने आर के कह दिया ओल्ड फैशन होता है तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये जो एम्बल होती है, वॉक होती है, चाल, धीरे धीरे चलना होता है ना, उसको एम्बल कहते हैं, यानी कि मुझे मिल गया बी का आंसर थर्ड होगा, तो बी का आंसर थर्ड किस में, इसमें, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपने कहा कर्नेल। कर्नेल क्या होता है, अगर किसी को याद आता हो तो ये होता है सॉफ्ट पार्ट इनसाइड अ सीड, यानी कि ए का आंसर फोर्थ होगा, ए का आंसर फोर्थ होगा, तो देखो 2 जगह फंसा देते हैं, यहाँ गया। अब यहाँ देखो 3 और 3 दे दिए दोनों जगह, इसका मतलब डी को निकालने का कोई फायदा नहीं, डी को निकालोगे तो फिर भी फंसे रहोगे, तो आप बी या सी में से एक देख लो। बी का मतलब क्या होता है, ब्रूक है, जिंक्स होता है, ठीक है। ये जो ब्रूक होता है स्मॉल स्ट्रीम होता है, और जिंक्स मतलब होता है कुछ कर्ज जैसे, तो हमने कहा ब्रूक माने स्मॉल स्ट्रीम होता है। अब बी और सी में से यदि आपको याद है तो आपका आंसर बन जाएगा। आपने कहा मुझे याद आ गया सर, ब्रूक का मतलब स्मॉल स्ट्रीम होता है, तो बी का दूसरा होगा। अब बी का दूसरा कहाँ है, यहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर आपका 105 का क्या बनेगा, ए आंसर बन जाएगा। अब तो सही है, 105 का ए आंसर बनेगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी और इजी भी है, मतलब इनके दोनों पहलू हैं। अगर आपको कहीं ऐसा मिल गया आइडिया कि ये यहाँ से निकल जाएगा तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, ठीक है। जैसे फेट माने भाग्य होता है, फेट माने भाग्य होता है आपका। अब भाग्य वाला जो आंसर है वो ढूंढ लो। द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन्स कंट्रोल, मतलब ये पर्सन के कंट्रोल के बाहर है, ये भाग्य होता है।
तो बी का आंसर 1 होगा, यानी कि आंसर इन दोनों में से। अब आगे समझ, या तो बी होगा या फिर सी होगा। अब अगर मैं यहाँ देखो 2 2 दोनों दे रखे हैं, यानी कि सी को निकालने का कोई फायदा नहीं है। फायदा मतलब क्या होती है, गहराई होती है, यूज टू मेजर डीप ऑफ द पावर, यानी कि ये भी खत्म हो गया। या तो आपको फॉक्स पॉ पता होना चाहिए, ठीक है, फॉक्स पॉ पता होना चाहिए, या फिर आपको क्या पता चाहिए, फीट पता होना चाहिए, ठीक है। तो फीट क्या होती है, फीट होती है एक ऐसा कार्य जिसे आप मेहनत से करते हैं, चौथा। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला बन जाएगा। तो ये फीट मिल गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद में 1 मिल गया, 2 मिल गया, और ये क्या बचा आपका, फॉक्स पॉ। ये थर्ड होता है बेटा एन एम्बेरेसिंग मिस्टेक, कोई गलती जो आप कर देते हो उसके लिए कहा जाता है। तो 106 का आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं 107 पे। 107 का आंसर मिलाओ। अब जैसे सेमेटिक दिया है, सेमिनरी दिया है, सेंड ऑफ दिया है, सैम्बलेंस दिया है। अब सैम्बलेंस मतलब सबसे अच्छा याद आ रहा होगा आपको, सैम्बलेंस रिजेम्बलेंस होता है, सिमिलरिटी ऑफ द अपीयरेंस, यानी कि डी का आंसर 1 होगा। डी का आंसर 1 होगा, तो कोई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब फंसा दिया। लेकिन यहाँ देखो इन्होंने ए में भी 3 दिया है, यानी कि सिमेटिक भी आपको पता होना चाहिए कि सिमेटिक उतना मुश्किल नहीं है। सिमेटिक क्या होता है, आ फैमिली ऑफ लैंग्वेज होता है, जो आप हेब्रियन सारी लैंग्वेजेस का जो कलेक्शन पढ़ते हो सिमेटिक कहलाता है। यानी कि ए को निकालने से और डी को निकालने से बात नहीं बनी। अब मुझे बी या सी में से एक चीज याद होनी चाहिए। अब ये जो सेमिनरी होता है, ये सेमिनरी होता है, ट्रेनिंग होती है कॉलेज में, प्रीस्ट की इन सब लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, पढ़ाया जाता है, वो सेमिनरी कहलाता है। यानी कि बी का आंसर 2 होगा। बी का आंसर 2 किस में है, बी का आंसर 2 है मेरा यहाँ पर, तो डी करेक्ट आंसर होगा। अब मेरा बचा क्या, सेंड ऑफ। सेंड ऑफ क्या है, फोर्थ वाला क्या, गुड लक। हाँ, सेंड ऑफ करना, किसी को गुड लक कहना, भेजना, विदा करना, वो आंसर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 107 का डी वाला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 108 की बात करते हैं। 108 क्या कहता है, अब ये दिया गया बेटा, हैच दिया गया, हॉटी दिया गया, ग्रफ दिया गया, ग्रेलिंग दिया गया, ठीक है। अब इसमें से जो भी आपको याद है वो आप समझ लो। 108 में ये जो हैच होता है या डोर ऑफ एन एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है। अगर ये एयरक्राफ्ट का डोर होता है तो मेरा आंसर यहां मिल गया मुझे, या तो ए होगा या फिर सी होगा। क्लियर है, या तो ए होगा या फिर सी होगा, ठीक। अब मैंने बी देखा, बी में क्या है, हॉटी। हॉटी क्या होता है, बहुत ज्यादा ऐसा इंसान जो एरोगेंट बिहेवियर को शो करता है। तो मैं 2 निकाल सकता हूं, ये निकल गया, या 1 दे रखा है। तो करेक्ट आंसर मेरा 108 का ए वाला होगा। अब आप बाकी वर्ड अगर आप याद आते हैं, मानो आपको ग्रफ याद आता है, ग्रफ मतलब होता है जैसे कि लो पिच में आदमी बात करता है, ठीक है। या फिर आपको ग्रेलिंग याद आ जाता है, जिसमें आप ये कहते हो टायरिंग और डिमांडिंग होता है। तो वो डिपेंड करता है। अगर आप देखें तो 2 वर्ड से भी 4 वर्ड निकल जाते हैं, तो आपको चारों करने की जरूरत नहीं थी। लकीली आपको 2 वर्ड याद है तो निकल गया। वो डिपेंड करता है, ऐसा भी हो सकता है कि 3 वर्ड याद होने पे निकले, ऐसा भी हो सकता है कभी एक पे, लेकिन एक पे निकलने नहीं देंगे। आप हमेशा देखो ना, 2-2 के पेयर बना रखे हैं, तो अकेले वर्ड से ये कभी आपको निकालने नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहला वर्ड है एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। यानी कि आंसर इन दोनों में से एक होगा, मतलब समझ गए, फोर्थ में से आंसर एक होगा, या तो आंसर 109 का ए होगा या सी होगा। अब अगर मैं आगे देखता हूं तो देखो यहां डी इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, दोनों में थर्ड दे दिया। एक्सपेंज का मतलब क्या होता है भाई, डी है ना एक्सपेंज। एक्सपेंज का मतलब इन्होंने दे दिया कि टू रिमूव कंप्लीटली होता है, बिल्कुल सही है। अब मुझे बी और सी में से एक ब्रेक कर लिया। अगर मुझे एक भी याद आ गया, एक्सट्रोल या एक्सट्रीमिटी में से, अब मुझे एक्सट्रीमिटी समझना होगा। एक्सट्रीमिटी होता है जो टिप होती है किसी चीज की, लोएस्ट पॉइंट या बाहर वाला सबसे पॉइंट होता है, वो होता है। तो एक्सट्रीमिटी सी है, सी का आंसर 2 होना चाहिए। सी का आंसर 2 किसमें, सी का आंसर 2 इसमें, तो सी करेक्ट आंसर होगा 90 का, ये होगा 109 का। नेक्स्ट आइए, वर्ड है डेवियस, डिवोल्यूशन, डेट्रीमेंट या डिट्रैक्ट। अब ये जो डेट्रीमेंटल होता है, ये ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा आपको हार्मफुल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो हार्मफुल के लिए एक वर्ड देखो, इसमें कौन सा वाला है। कॉजिंग समथिंग टू सीम लेस वैल्यूएबल, स्किलफुल यूजिंग हैंडलिंग टेक्निक्स होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड एंड डैमेज्ड होगा। यानी कि सी का आंसर 4th होगा। अब सी का आंसर 4th होगा तो आंसर आपका ए या बी में से निकल जाएगा। आपका आंसर या तो ए होगा या फिर बी होगा, ठीक है। अब इसमें बाकी आप मिलाते चले जाओ। अब देखो, अगर आप बी मिलाओगे डिवोल्यूशन, तो वो दोनों में थर्ड है। आप ए में देखो, ए में कौन सा होगा, ए है डेवियस। डेवियस का आंसर बताओ क्या आंसर होता है। डेवियस का मतलब क्या होता है, क्या कॉज समथिंग सेम लेस वैल्यूएबल होगा, या फिर इसका मतलब होता है स्किलफुल इन यूजिंग
अंडरहैंड टैक्टिक्स, यानी कि डेवियस होता है भ्रमित कर देना। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा तरीका है कि डेवियस का मतलब मिल गया, तो हम यहां से इसको ब्रेक कर पा रहे दो ब्रेक से। अब बी वाला जो होगा डिवोल्यूशन, उसको आप कह दो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। डिवोल्यूशन कर देना, डिट्रैक्ट कर देना, कॉजिंग समथिंग टू सीम लेस वैल्यूएबल, कम कर देना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आते हैं आपका बेटा क्लोज टेस्ट। एक ही क्लोज टेस्ट आया था 10 क्वेश्चंस का। इट इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड होगा, रिकॉग्नाइज होगा या फिर रिकॉग्नाइजिंग होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। बिन रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज इंक्रीजिंगली। इसको माना जा रहा है कैसे, स्टेट बताई जा रही है, तो करेक्ट आंसर ए वाला होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर हाईली इक्वल दिस ought to be happening because of institutional features of school system such as this one। ऐसा होगा, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। या तो शुड होगा या मे होगा, तो मैं आपको कहूंगा इसका डी करेक्ट आंसर होगा कि दिस मे बी हैपनिंग, ये हो रहा है या हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। अब अगर हम डी वाले की बात करें तो इसके आगे हमने देखा रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी कौन होगा, ऑन या इन होगा, फॉर या विद तो होगा नहीं, तो या तो ऑन होगा या फिर इन होगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, इन एक्सपेंडिचर पॉलिटिकल एंगेजमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनइक्वल एक्सेस होगा या अनइक्वल होगा या फिर इनइक्वालिटी होगा, तो बेटा अनइक्वल एक्सेस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अनइक्वल एक्सेस विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने कहा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, दीज होगा, दोज होगा, तो बेटा दोज आएगा जिनकी हम बात करें अमंग डेवलप्ड कंट्रीज। दोज क्या है, वो वाली जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। दोज विद मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स ऑल्सो हैव बेटर एवरेज लर्निंग, उनके पास भी बेटर एवरेज लर्निंग आउटकम्स हैं। सजेस्टेड, सजेस्टिंग, हैव सजेस्टेड, तो बेटा सजेस्ट करते हुए, सजेस्टिंग दैट अप्रोप्रिएट interventions in the education sector may have positive effects on both quality and मतलब equality and quality of education। economic inequality is associated with the distribution of numeracy, number, proficiency या calculations। तो बड़ी सीधी बात है, numeracy skills हो सकते हैं, proficiency of skill नहीं हो सकता है। adults although the direction of causation is unclear, arguably नो होगा, एनी होगा, फ्यू होगा, सम होगा, इसके लिए हम आगे देखना पड़ेगा एक बार। सोसाइटी विल एवर रीच टोटल इक्वेलिटी इन द लर्निंग आउटकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल, तो बेटा करेक्ट आंसर आपका, जब सोसाइटी सिंगुलर है तो फ्यू तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एनी होगा, सम होगा, क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका नो होगा। तो आर्ग्यूबली अगर हम आर्ग्यूमेंट करें तो नो सोसाइटी विल एवर रीच टोटल इक्वालिटी इन द लर्निंग आउटकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल के लर्निंग आउटकम में कभी भी इक्वालिटी पे नहीं पहुंच सकती है। तो इन लर्निंग आउटकम्स में डिपेंड ऑन डिफरेंसेस हो, डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा, तो नाउन आना चाहिए, तो डिफरेंसेस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम बात करें इन लर्निंग आउटकम में तो डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। तो डी आंसर होगा। तो ये था बच्चों आपका आज का आपके लिए पेपर। जो बच्चे सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीडीएस 2026 के लिए आपके लिए कोर्स लाइव है 2499 में, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बेटा हैंड रिटन नोट्स भी हैं, कैप्सूल कोर्सेज हम आपके लिए लगाए हुए हैं। कैप्सूल कोर्सेज अगर आपको पता है कि आपको कौन से कोर्सेज पढ़ने, जैसे आप कुछ बच्चों की पॉलिटी वीक है, कुछ की हिस्ट्री वीक है, तो आप अपना कोई परफेक्ट कैप्सूल कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज की बात करें तो बेटा आपके लिए सीडीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पूरा सीडीएस लेना है, ओटीए लेना है या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट लेना है। कुछ बच्चे हैंड रिटन नोट्स बहुत पसंद करते हैं पढ़ना क्योंकि टॉपर्स ने लिखे हैं, तो आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, पूरा सीडीएस का भी अवेलेबल है, ओटीए का। आप इंग्लिश के, मैथ्स के या जीएस के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। यह है आपका डिजिटल बेंचर्स, जहां आपको मिलता है एआई स्टडी प्लान है, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, ये सब कुछ मिलता है। स्टार्ट होता है सिर्फ 99 रुपीज़ से। तो आज ही डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। सीडीएस के जितने भी प्रीवियस या पेपर हैं वो आपको सब एक ही जगह मिल जाएंगे, सारे पेपर आप एक ही जगह से सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 7800099699, आप यहाँ पे जब चाहो कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।